देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो हम लोग बीआरएस कर रहे थे, उसमें हम लोग का ये जो यहाँ लिख रखा है ना, ये बाकी है। ठीक है, लास्ट क्लास तो तुम लोगों ने किसी ने किया नहीं, वेट कर करके हम चले गए। ठीक है चलो, ये नहीं तो कंप्लीट हो जाता ये वाला टॉपिक। ठीक है चलो, इलास्ट्रेशन 11 पहले कर लेते हैं, इसके बाद ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है, बट पढ़ने में जो टाइम लगेगा, बट करने का तरीका वैसा कुछ बहुत मुश्किल वाला है नहीं। चलो देखते हैं क्या बोला है। बोला है मिस्टर मनोज इज एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रेयन एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो है वो काम करते हैं, मनोज मनोज जी काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एज देयर कैशियर, मतलब अकाउंटेंट है बेसिकली इस कंपनी में। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर मनोज इज टू मेंटेन द कंपनीज कैश बुक एंड प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये लोग फ्रीक्वेंटली जो है बीआरएस बनाते, ठीक है, ऐसा नहीं कि ईयर एंड में बनाते। इसके बारे में हम लोगों ने इस पे जो लास्ट क्लास किया था वहां पर डिस्कस किया था कि अगर कोई फ्रीक्वेंटली अपना बीआरएस बनाता है तो उसे अमेंडेड कैश बुक बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई साल में एक बार बीआरएस बनाता है तो अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाएगा तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। द कैश बुक ओनली बैंक कॉलम, क्योंकि अगर बीआरएस करना है तो बैंक कॉलम ही हमें चाहिए, कैश कॉलम का क्या करें। इज सेट आउट बिलो टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब। बोल रहा है कि वो जो है वो हमें इसका कॉपी दिया हुआ है। बोल रहा है कि मतलब जो कैश बुक है उसका हमें एक कॉपी प्रोवाइड किया गया है फेब 2022 के कैश बुक का, क्योंकि हर मंथ में जो है बीआरएस बनता है तो हर मंथ जो है कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ बैंक के पासबुक का जो है मैच करना पड़ता है। तो बोला है कि हमें इसके बाद चेक करने के बाद रिकंसाइल करना है कैश बुक को विद बैंक स्टेटमेंट, मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक। कैश बुक को अपडेट करने के लिए हमें नेसेसरी एंट्रीज भी करना है, ठीक है, और रिकंसाइल करना है कैश बुक को विद बैंक स्टेटमेंट, यानी बीआरएस बनाना है। स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक, लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें जो बीआरएस बनाना है वो कैसे बनाना है, बोल रहा है कि हमें बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करना है, और लिस्ट एनी अनप्रेजेंटेड चेक एंड सब टोटल ऑन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नॉर्मली हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, बोल रहा है कि अनप्रेजेंटेड चेक वगैरह जो है वो लेना पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो वो तो हम लोग देखेंगे कि बीआरएस में क्या क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैश बुक के लिए एंट्री करने बोला है, एंट्री देने के लिए बोला है, तो इसका मतलब हमें अमेंडेड कैश बुक बनाने बोला है। अमेंडेड कैश बुक कैसे बनाते, कैश बुक का मतलब जो लेजर फॉर्मेट है वो ओपन करके बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एंट्री के साथ लेजर भी बनाएंगे, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे कि कैश बुक जो है वो हम लोग का एक्चुअली क्या होता है ना, कैश बुक हम लोग का जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों होता है, ठीक है। मतलब कैश बुक जो है वो एक ऐसा बुक है जिसे हम लोग जर्नल एज वेल एज लेजर दोनों ही बोल सकते हैं। एक्चुअली कैश बुक जो है डायरेक्टली हम लोग उसे रीड करने के बाद लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है। तो जो भी हो, हमें यहाँ पर लेजर और जर्नल दोनों ही बनाना पड़ेगा, एंट्रीज भी करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसका जो है लेजर पोस्टिंग भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कैश बुक विद बैंक कॉलम। तो ये जो कैश बुक मिस्टर मनोज ने बनाया वो दिया हुआ है, ये देखो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, और ये सब दिया हुआ है कि ये रिसिप्ट साइड होता है, ठीक है। ये वाला देखो, ये रिसिप्ट साइड होता है और ये हम लोग का पेमेंट साइड होता है। तो ये पेमेंट सब इधर दिख रहा है, ये इधर जो भी रिसिप्ट हुआ वो दिख रहा है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मैच करना पड़ेगा। ये फेब का है, देखो सब टू 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 दिख रहा होगा, ठीक है, सब फेब का है, इनकम एक्सपेंस दोनों ही। और यहाँ पर जो जिस बैंक अकाउंट में इनका
अकाउंट खुला हुआ है इस कंपनी का, रेयन एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड, उनका बैंक स्टेटमेंट देखो, मतलब इस जिस बैंक में इन्होंने अपना अकाउंट खोला है उन्होंने बैंक स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया है, जहां पर अगर हम लोग यहाँ देखेंगे जो पैसा क्रेडिट हुआ है मतलब पैसा जमा पड़ा है, जब पैसा डेबिट हुआ है मतलब पैसा डिडक्ट हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना है कि फेब के कौन से ट्रांजैक्शन के साथ कौन सा ट्रांजैक्शन का मिसमैच है, वो हमें चेक करना है। चेक करके हमें ये तीन चीजों को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके चेक करेंगे वो देखते हैं, देखो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैश बुक के साथ मैच करते हैं, चलो पहले पासबुक, ठीक है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर कैश बुक का एंट्री करने बोला है, मतलब मान सकते हैं कि हमें यहाँ पर एमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए बोला है। एमेंडेड कैश बुक बनाने का रूल्स क्या था? ये रूल्स था कि अगर कैश बुक में कुछ ओमिशन हुआ है कैशियर से या फिर किसी भी रीजन से, तो वो एंट्री होना चाहिए, या फिर कैश बुक में अकाउंटेंट से कुछ एरर हुआ है तो वो एंट्री होना चाहिए। एमेंडेड कैश बुक का रूल्स अगर देखोगे, जो हम लोगों ने लिखा था लास्ट क्लास, देखते हैं कहाँ लिखा था, हम बता देते हैं। ये देखो एक बार याद दिला देते हैं कि हम लोग का एमेंडेड कैश बुक बनाने का रूल्स क्या है। तो एमेंडेड कैश बुक बनाने का जो रूल्स है वो है कि बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, दिस कैश बुक रिकॉर्डेड एरर और ओमिशन विच आर मेड इन कैश बुक ओनली। एरर या ओमिशन हमें वो एंटर करना है जो कैश बुक में हुआ है, ठीक है। और पासबुक से मतलब बैंक ने अगर कोई एरर किया है तो वो हमें ठीक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमें एंट्री करने बोला है ना, तो फिर इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि अमेंडेड कैश बुक बनाओ। अच्छा, अब एंट्री तो करेंगे, लेकिन हर बार की तरह हमें यहाँ पर खुद ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर बार की तरह हमें दे दिया है देखेंगे समझ जाएंगे, तो हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि कैश बुक में ऐसा कौन सा डेटा है जो कैशियर ने एंट्री नहीं किया या कैशियर ने गलत किया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो क्या क्या अमाउंट मैच करेंगे। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है हमें 1570, एक सेकेंड कलर चेंज करते, 1570, 2430, 910, 750, 4200, 940, ये हो गया मेरा रिसिप्ट साइड, ठीक है। अब हम लोग पासबुक का भी रिसिप्ट साइड देखेंगे। तो पासबुक के रिसिप्ट साइड का डेटा जो है, एक काम करते हैं हम वो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। पासबुक के रिसिप्ट साइड का डेटा है 1570, 2430, 910, 750, 4200 और 2200, ठीक है। वो आगे पीछे करने में प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। अब हम इसको आगे जो है स्क्रॉल करके जाते हैं, तब देखो हमें मैच करने में आसानी होगा। तो हमारे बैंक के हिसाब से हमारा जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है एक 1570, ठीक है। तो वो हमारे अकाउंटेंट ने भी किया है, तो इसके वजह से कोई तरीके का मिसमैच होने का चांसेस नहीं है। फिर एक है 2430, तो वो भी हुआ है। अच्छा, नाम भी लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाम अलग हुआ, अमाउंट सिर्फ देखने से नहीं होगा, नाम भी देखना पड़ेगा। तो ब्लू एंड कंपनी जीएम लिमिटेड, चलो चेक कर लेते हैं ब्लू एंड कंपनी और जीएम लिमिटेड लिखा हुआ है कि नहीं। तो वो नाम नहीं दिया, सिर्फ चेक लिख रखा है, ठीक है। चेक और ये जीएम लिमिटेड लिख रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर सिर्फ चेक लिखा है तो हम लोग वही नाम मानेंगे। 910 का है जो अमाउंट, वो है रॉबिन्सन लिमिटेड, ठीक है। तो 910 अमाउंट इधर दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं। हाँ, रॉबिन्सन लिमिटेड 910, ये भी दोनों ने किया। तो ये अभी तक जो तीन चीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ये तीनों की वजह से किसी तरीके का जो है मिसमैच नहीं हो सकता है। फिर डोनाल्ड 750, तो 750 यहाँ भी है, और सेम नाम है कि नहीं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एक नाम से दो सेम दो अमाउंट का ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलो ये भी सही है, तो इसके वजह से भी कोई रिकंसिलिएशन नहीं होने वाला। 4200 यहाँ सिर्फ चेक लिखा हुआ है, 2200 श्रेया लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। 4200 चेक, मतलब ये चेक ही है क्योंकि बैंक कॉलम है, और तो ये 4200 मैच हो गया। बट ये जो देखो, ये जो यहाँ 2200, ये बैंक वालों ने रिकॉर्ड किया है एक डिपॉजिट अमाउंट, बट कैश बुक में ये रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कैश बुक में इसका ओमिशन है, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे, कैश बुक में ये ओमिशन है तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ सेंचुरी रेयन एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड।
अच्छा, तो इसका एंट्री क्या होगा मुझे पूछना चाहिए, फिर भी हम बताते हैं। देखो ये 2200 क्या था, 2200 का डिपॉजिट अमाउंट था, तो पैसा आया चेक में, ठीक है। तो किससे मिला है वो देख लेते हैं, श्रेया से। तो मतलब एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट चेक मिलने का जो एंट्री होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया 2200, ठीक है। इसका मतलब ये एंट्री जो है हमारा ओमिशन हो रखा है, या एरर तो नहीं हुआ है। देखो एरर तब होता है कि अगर हम लोगों ने 2200 को किसी तरीके से गलत लिखा है, वैसा तो कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, 2200 का एंट्री नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया उसका रीजन हमें नहीं पता, बट नहीं किया ये पता है। कैसे पता है, बिकॉज देखो बैंक वालों ने ये रिकॉर्ड किया है बट हम लोगों ने नहीं किया है। तो अगर किसी वजह से कैश बुक में ओमिशन हो जाता है तो हमें उसका एंट्री करना चाहिए, तो हम लोगों ने वो एंट्री कर दिया, ठीक है। अब रहा बात 940 का, इसको हमें कैश बुक में कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्डेड है। हाँ बोल सकते हो कि ये मेरे पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पैसा, देखो ये पैसा हमें रिसिप्ट हुआ है, ये चेक, ठीक है, स्लीपवेल लिमिटेड से 940 का चेक रिसीव हुआ है। अब ये 940 मुझे यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये होगा कि इसका मतलब इस कंपनी ने, सेंचुरी रेयन एंड कारपेट प्राइवेट लिमिटेड ने, जब स्लीपवेल से चेक रिसीव किया है 940 का, बट वो चेक लेके अपने पास ही रखा है, अभी तक बैंक में नहीं गया होगा। अगर बैंक में जाता, डिपॉजिट करता चेक को, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 940 का अपडेट दिख जाता कि हाँ भाई चेक डिपॉजिट हुआ है। इसका मतलब चेक जो है वो क्या है, चेक अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो फिर या ये तो कैश बुक में अमेंड होगा नहीं, ठीक है, तो फिर कैश बुक में एंट्री भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला क्या होना चाहिए, ये हमारा बीआरएस में जाना चाहिए, ये जो यहाँ 940 दिख रहा है, ठीक है। ये इसका एंट्री नहीं होगा क्योंकि इसका एंट्री तो ऑलरेडी हो रखा है कैश बुक में। तो हमें ये ट्रीटमेंट फिर इसमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 940 का हमें तो चेक रिसिप्ट, पर हम लोग क्योंकि चेक डिपॉजिट करने नहीं गए हैं, इस वजह से हमारे बैंक अकाउंट में वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यह थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ के हमें वो बीआरएस में 940 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो बीआरएस भी साथ साथ बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर एंट्री के लिए इतना जगह और एक इतना लगभग इतना जगह छोड़ देते हैं। देखो 4-5 एंट्री करना पड़ेगा मुझे जितना लग रहा है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होगा, तो थोड़ा सा गैप रख के अपने हिसाब से यहाँ एक बीआरएस भी बना लेते हैं। बीआरएस एज ऑन पे 2022, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ बनेगा पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, जैसे हम लोग कर रहे थे, पर्टिकुलर्स और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कैश बुक होना चाहिए, ऐसा हमें बोल दिया है, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक होना चाहिए। अब कैश बुक में क्या अमाउंट होगा नहीं होगा वो तो अमेंडेड कैश बुक बनने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, तो हमें कैसे सोचना पड़ेगा, पासबुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हम वर्किंग नोट यहाँ कर लेते क्योंकि इधर ना मेरा पेज खत्म हो गया, ये लास्ट, तो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए। तो अब देखो हम लोगों ने एक चेक लिया बट उसको अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो 940 से हमारा पासबुक कम दिख रहा होगा कंपेयर टू कैश बुक, ठीक है। तो 940 हमें क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। तो हम लोग लेस करके लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ये भी हो सकता है, मतलब देखो दो चीज हो सकता है। कोई भी एक एजम्पशन से हम लोग चल सकते हैं कि हम लोग चेक लेके गए नहीं बैंक के पास, या फिर ऐसा हो सकता है कि चेक हम लोगों ने जमा किया है बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो हम लोग ये एजम्पशन ले सकते हैं कि 940 का चेक हम लोगों ने डिपॉजिट तो किया था बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो इसीलिए बैंक अकाउंट में अपडेट नहीं हुआ है। तो 940 से हमारा बैलेंस बैंक में कंपेयर टू कैश बुक माइनस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये इधर वाला मैच करेंगे, देखो ये साइड, ठीक है, ये साइड समझ में आ गया, सिंपल तरीके से हो गया। अब इधर वाला देखो माइनस करेंगे। अब ये अमाउंट भी हम लिख लेते हैं ताकि आगे पीछे करने पे क्या होता है मुझे देखना पड़ेगा बार बार, उतना तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक बार लिख लेंगे कि मेरा डेबिट अमाउंट क्या क्या है। तो डेबिट अमाउंट है मेरा 1500, ठीक है, वो मारुति लिमिटेड है, एम लिख लेते हैं ताकि वहां से समझ जाएंगे, हिंट्स मिल जाएगा। 1980 भगवान दास, उसके बाद 3800 प्रीमियम ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, और 49,000 का ये चेक नंबर होता है, ठीक है, ये चेक है। अच्छा, फिर 1030, ये है सविता है या फिर ये चेक है,
ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सविता, ठीक है। अच्छा, फिर एक चेक है, चेक नंबर दिया हुआ है 1500, और ये 2538, ये है बैंक चार्जेस, ठीक है। अच्छा, अब ये जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये सब हम लोग का डेबिट अमाउंट है। मतलब हम लोगों ने मारुति लिमिटेड को चेक के थ्रू से पे किया, भगवान दास को चेक के थ्रू से पे किया, इंश्योरेंस का चेक के थ्रू से पे किया, ये इतने रुपए का चेक जो है हम लोगों ने इशू किया, बोल सकते हैं। सविता को चेक दिया, इतने नंबर का चेक जो है किसी को इशू किया, नाम नहीं दिया है पार्टी ने, बैंक ने इतना चार्ज काट लिया। अब देखते हैं कैश बुक में क्या ये सारा चीज रिकॉर्ड है या फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। चलो चेक करते हैं बैंक में क्या कंडीशन है। तो देखो, भगवान दास 1980 ये मिल गया हमें, ठीक है। तो इसके वजह से कोई मिसमैच नहीं होगा। 1500 मारुति लिमिटेड, चलो ये भी हमें मिल गया, तो इसके वजह से कोई मिसमैच नहीं होगा। ये है 54,000, तो 54,000 का देखो यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है, मतलब कैश बुक में 54,000 का एक एक्सपेंस रिकॉर्ड है। जैक्सन लिमिटेड को हम लोगों ने 54,000 बाई चेक पे किया है, बट बैंक में इसका अपडेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसका मतलब क्या लॉजिक हो सकता है कि जैक्सन लिमिटेड को हम लोगों ने जो चेक दिया, वो चेक लेके घर पे बैठा है, चेक उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, इसलिए बैंक अकाउंट से 54,000 नहीं कटा है। तो ये हमारे बीआरएस में जाना चाहिए, ठीक है। तो बीआरएस में 54,000 से हमारा बैलेंस पासबुक में क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा होगा, क्योंकि जिसको चेक दिया वो अगर चेक लेके घर पे बैठा है तभी तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटा। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके हम क्या लिखेंगे? चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहां पर अमाउंट हो जाएगा मेरा 54,000, ठीक है। तो ये हम लोग का यहां पर आ जाएगा, क्योंकि कैश बुक में तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो वहां तो अपडेट का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे माइनस, पर्टिकुलर्स को भी ऊपर करेंगे। अच्छा, 54,000 ये हो गया। अच्छा, फिर से यहाँ चेक करना स्टार्ट करते हैं। फिर से यहाँ अगर चेक करेंगे तो देखो, यहाँ पर 3,800 यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये जो इंश्योरेंस का 3,800 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इंश्योरेंस का खर्चा बैंक को बोला हुआ था, बैंक ने खुद डायरेक्टली पे कर दिया, बट उसका इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिला है। तो इसका मतलब कैश बुक में वो ऑमिशन है, तो हमें वो अपडेट करना पड़ेगा। कितने का? 3,800 का। तो ये खर्चा है, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जैसे खर्चे को कैसे? एक्सपेंसेस टू बैंक, ठीक है, क्योंकि हम लोग चेक में पे कर रहे हैं, तो वही लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,800। तो ये फिर बीआरएस में नहीं आएगा, क्योंकि जो अमेंडेड कैश बुक में आता है वो बीआरएस में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखो 54,000 का एक मिसमैच, मतलब बीआरएस में आया, 3,800 कैश बुक में आ गया, ठीक है। फिर 49,000, तो 49,000 एक चेक जो है हमें हम लोगों ने इशू किया। यहाँ देखो मैच हो रहा है, चेक नंबर से मैच करवा लेंगे, बाकी सेम ही है, देख सकते हो। ये देखो, क्योंकि नाम तो नहीं था ना, चेक नंबर था 400463, तो 49,000 देखो 400463, 400 ये रहा 463। इस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैच करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 1030। 1030 का डेटा यहाँ नहीं दिख रहा है, तो 1030 सविता को जो चेक दिया गया था वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब वो हमारे कैश बुक में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सविता को जो चेक इशू हुआ है उसका एंट्री यहाँ पर ऑमिट हो गया है। एंट्री तो होना चाहिए था, क्योंकि बैंक में दिखा रहा है, बैंक अकाउंट में, कि हम लोगों ने सविता को चेक दिया है, मतलब सविता के वजह से, सविता को कोई चेक दिया था उसकी वजह से हमारे अकाउंट से 1030 डिडक्ट हुआ है, बट यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब ऑमिशन हो गया, तो एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तो एंट्री हो जाएगा हम लोग का सविता, यानी सविता हमारा क्रेडिटर, शायद क्रेडिटर थी, सविता अकाउंट डेबिट टू बैंक,
1030। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, ये वाला भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, ये भी हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद आ, यहाँ एक 1420 दिख रहा है, 1420। ये यहाँ पर दिख रहा है कि चेक हम लोगों ने एक इशू किया है, लेकिन उसका यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। मतलब सेम वही कंडीशन हो गया कि कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर जो है, उनको हम लोगों ने 1420 का चेक दिया, बट उन्होंने शायद वो चेक लेके अभी तक बैंक में नहीं गए, घर पे ही बैठे हैं। इस वजह से 1420 का जो अपडेट है, मतलब डिडक्शन होना चाहिए था हमारे बैंक अकाउंट से, वो नहीं है। अगर होता तो पासबुक में दिखता, तो 1420 का यहाँ पर आ जाएगा। तो 1420 से हमारा अकाउंट जो है ऐड ही दिख रहा है, ठीक है। मतलब वही सेम कंसेप्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सेम हो गया 1420। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी हम लोगों ने इसका मतलब परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर ये 1500 ये जो है मैच हो रहा है, तो इसके वजह से कोई मिसमैच नहीं है। 1500 का दो जगह पे रिकॉर्डिंग है। फिर एक है यहाँ पर 2100 और एक है 5200 और 2100, ये दो बैलेंस दिख रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये दोनों भी हम लोगों ने चेक इशू किया है, बट इसका कोई अपडेट हमें पासबुक में नहीं दिख रहा है। मतलब सेम कंडीशन, 2100 और 5200 रुपीज का जो चेक था, वो दोनों चेक जो है हम लोगों ने इशू तो किया है, बट जिनको किया है वो घर पे लेके बैठे हैं, अभी तक बैंक में नहीं गए, इसलिए बैंक के पासबुक में ये दो अमाउंट डिडक्टेड नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये दो अमाउंट से हमारा पासबुक एडेड दिख रहा है। तो 2100 और 5200, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेम वही, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2100, और सेम वही, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5200, ठीक है। और 940 माइनस साइड में होगा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ मेरा खुद का हटाया था, तो वो आगे पीछे आ गया, ये इधर ही था, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि सेम सारे ट्रांजैक्शन है, तो नाम लिख सकते, जैसे ये वाला है जैक्सन लिमिटेड, जे लिमिटेड लिख देते, ठीक है। ये वाला है पीसी कंप्यूटर, ये है श्वेता एंड कंपनी, ठीक है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही लिख दिया। और एक है ईएवी पार्टनर, ठीक है, ये नाम दे दिया पार्टी नेम, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस का एक ही जैसा लिखा हुआ है ना, तो ये मैंने नाम जो है वो लिख दिया। अच्छा, तो हम लोगों ने ये सारा चीज जो है कर लिया, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बचा इधर। अच्छा, तो एक ऐसा भी ट्रांजैक्शन है 2538 अमाउंट का, जो कि हमारे पासबुक में रिकॉर्डेड है, बट कैश बुक में नहीं है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 2538 क्या खर्चा था देखते हैं। खर्चा ही है, क्योंकि खर्चे के साइड में दिख रहा है। तो 2538 क्या था, 2538 जो है बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज काटा, बट हमें पता नहीं है, तो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड कर लेंगे, हो गया पूरा काम कंप्लीट। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक। 2538, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग बना लेंगे अपना कैश बुक का बैंक वाला, मतलब लेजर। हम्म। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, कैश बुक जो हम लोग बनाएंगे उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑलरेडी बना हुआ है उसका बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे 36,600। टू बैलेंस बीडी 36,600, ठीक है। अब पोस्ट करते हैं बैंक चार्ज, बैंक टू श्रेया, तो यहाँ पर हो जाएगा टू श्रेया 2200। और बाकी जो है सब खर्चा है, तो बाई इंश्योरेंस प्रीमियम, बाई सविता, बाई बैंक चार्जेस।
बस अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो देखो कितना आएगा, 36,600 प्लस 2,200, इधर ही ज्यादा आ रहा है तो 38,800। 38,800 माइनस करके देखो ये कितना आ रहा है। -3,800 -1,030 -2,530, तो 31,432 बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, अब इस बैलेंस को लेके हम लोग को बीआरएस रेडी करना है, तो 31,432। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 31,432, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है तो इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव डेबिट बैलेंस एज पर कैश। ठीक है, अब ये ऐड करो और इधर लेस वाला आइटम 940 और इधर कितना हो जाएगा, देखो कितना आ रहा है, +54,000 +1,420 +2,100 +94,152 -940, तो ये आ जाएगा 93,212। तो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो 93,212। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो ये लिखना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं ऊपर लिख देते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बोलो, समझ में आ गया या कोई डाउट? मैम नहीं मैम, ठीक है। ठीक है, तो हाँ तो नेक्स्ट वाला करें फिर, कोई डाउट किसी को भी नहीं है ना? क्वेश्चन 2, ये वाला, ये आई थिंक अमेंडेड कैश बुक है। टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, मतलब अमेंडेड कैश बुक, एंड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग इट विद बैंक पासबुक, और हमें बीआरएस प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देखो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन हिज बैंक ऑन 30th June 2022। बोल रहा है कि गोपी का जो कैश बुक है, ठीक है, उसके बैंक कॉलम में जो बैलेंस दिख रहा है उनके हिसाब से है 44,50,000 30th जून को, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ और पता चल रहा है कि ये सब जो है ट्रांजैक्शन दिख रहा है, पता चला है। अब क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है कि अमेंडेड कैश बुक बनेगा, कैश बुक का एडजस्ट करना है, बीआरएस बनाना है, तो इसका मतलब हमें दो चीज तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग का सोल्यूशन का फॉर्मेट देखें तो हमें बनाना पड़ेगा एक कैश बुक बैंक कॉलम वाला, और बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट एज ऑन 30th June प्लस माइनस पर्टिकुलर्स। अच्छा,
सबसे पहले बोला चेक अमाउंटिंग टू 6 लाख इशूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। तो अगर हम लोगों ने चेक इशू किया अपने क्रेडिटर को, तो अपने अकाउंटेंट को बोला होगा भाई रिकॉर्ड करो चेक इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम कैश बुक के साथ, मतलब ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम लोग किसी को चेक इशू करते हैं तो सबसे पहले अपने कैश बुक में एंट्री करते हैं और क्रेडिटर को दे देता है। क्रेडिटर क्या करता है, वो ले जाके बैंक में जमा करता है, बट उसने बैंक में जमा नहीं किया है, ठीक है। तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर हम लोग क्योंकि एमेंडेड कैश बुक बना रहे तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा कैश बुक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एज पर कैश बुक बैलेंस आएगा। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव वो तो एडजस्टेड कैश बुक बनने के बाद ही होगा। तो हम लोग का वर्किंग नोट जो है वो हमें अपना पासबुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो अगर मैंने किसी को चेक इशू किया है, जो चेक लेके वो घर पे बैठा है, अभी तक वो गया नहीं है बैंक में, तो उतने अमाउंट से मेरा पासबुक में बैलेंस एडेड दिख रहा होगा। तो ये जो 44,50,000 है, उतने से मेरे अकाउंट से पैसा अभी तक कटा नहीं है, तो ये प्लस दिख रहा हो, तो मुझे भी करना पड़ेगा प्लस, ठीक है। तो हम कर देते हैं इसको प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे एड तो ये क्या बैलेंस अमाउंट है 44 लाख, ओ ऊपर देख लिया मैंने, सॉरी, ये 6 लाख होगा, अमाउंट मैंने गलत देख लिया, 6 लाख होगा, मैंने 44 लाख लिख दिया गलती से, 6 लाख है। तो यहाँ पर हो जाएगा एड में लिखेंगे 6 लाख, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये मेरा अमाउंट बन रहा है 6 लाख, ठीक है। फिर बोल रहा है चेक पेड इन टू बैंक, हम लोगों ने एक चेक ले जाके बैंक में पे किया 11,05,000, आउट ऑफ विच उसमें से चेक अमाउंटिंग 5,50,000, तो हम लोगों ने टोटल 11,05,000 का चेक ले जाके बैंक में डाला, बट उसमें से 5,50,000 वाला चेक जो है वो बैंक ने कलेक्ट किया, मतलब उसका अपडेट हो गया है, ठीक है। बैंक अप टू 30 जून, अच्छा 30 जून तक सिर्फ 5,50,000 ही अकाउंट में क्रेडिट हुआ, बाकी नहीं हुआ है। तो देखो जब भी हम लोग चेक ले जा रहे हैं बैंक में जमा करने के लिए, तो हम लोग अपने जब चेक रिसीव किया है तभी तो हम लोगों ने अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई इस डेटर से इतना चेक रिसीव किया है, ठीक है। तो ये कैश बुक में जाएगा नहीं, पहला बात है। तो फिर बीआरएस में जाएगा, तो बीआरएस में कितना पोर्शन जाएगा, 5,50,000 का चेक तो अपडेट हुआ है, तो मतलब उतने से अमाउंट तो मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक में तो पूरा 11,05,000 का ही रिकॉर्डिंग है, लेकिन पासबुक में सिर्फ 5,50,000 का रिकॉर्डिंग मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ने अभी तक बाकी अमाउंट के चेक को जो है अपडेट किया ही नहीं है, तो बाकी अमाउंट से हमारा अकाउंट कम दिखेगा, तो लेस दिखेगा। कितने अमाउंट से माइनस करने से पता चलेगा, 11,05,000 माइनस 5,50,000 करने से जितना आएगा उतने से हमारा अकाउंट कम दिखेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे लेस। कितना हो जाएगा करने से देखना पड़ेगा। check paid into bank but not yet collected by bank। अच्छा कितना आ रहा है अमाउंट माइनस करने से, 5,55,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं, a dividend of 40,000 and rent amounting 6 lakh received by bank and entered in the passbook but not recorded in cash book। तो कैश बुक में omission है, तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रेंट और क्या है, डिविडेंड, ये दोनों हम लोगों ने अर्न किया है, ठीक है। रेंट भी अर्न किया है ऐसे ही बोल रहा है, तो फिर ये हमारे रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, टू डिविडेंड टू रेंट। 40,000 और 6 लाख। इंश्योरेंस प्रीमियम 31 दिसंबर तक पेड है बाय बैंक 27,000 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, फिर से ओमिशन, तो फिर एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम।
अच्छा, अब ये डेट के साथ कुछ मत सोचो कि वो जून है ये दिसंबर है, क्योंकि कैश बुक में हमारा कैश का आउटफ्लो होने से ही एंट्री करना पड़ता है, उससे डेट का कोई लेना देना नहीं है कि कौन से पीरियड का खर्चा है। ठीक है, तो कैश बुक में कैश का आउटफ्लो हुआ तो लिखना पड़ेगा, चाहे किसी भी पीरियड का वो खर्चा हो, चाहे वो प्रीवियस का हो या फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो। फिर बोल रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। हम लोग जब हम कैश बुक का पेमेंट साइड टोटल किए थे तो 5,000 रुपए कम दिखा दिया था, तो खर्चा 5,000 कम दिखाया, तो अभी खर्चा 5,000 बुक करना पड़ेगा। तो एरर हुआ है कैश बुक में, तो कैश बुक में ही ठीक करना पड़ेगा। बाई एरर, कास्टिंग एरर ऐसे लिख देते हैं, बाई कास्टिंग एरर। 5,000। अच्छा, इसके बाद बोला है बैंक चार्जेस 1,500 सोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बैंक ने चार्ज काटा बट हमें पता नहीं था, तो हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे। 1,500 का खर्चा बैंक ने चार्ज काटा, तो बाई बैंक चार्जेस। अच्छा, इसके बाद ए बिल पेबल 2 लाख हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा, तो एक बीपी था जो कि बैंक ने पे कर दिया बट हम लोगों ने उसका एंट्री नहीं किया, तो खर्चा, तो बीपी पे हो गया, तो बीपी टू बैंक, तो बाई बीपी हो जाएगा। ठीक है, तो बाई बीपी 2 लाख। रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैश बुक में अगर कुछ भी ऑमिशन है या एरर है तो वो तो ठीक करना पड़ेगा। और बिल्स रिसीवेबल है 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ 1,000 विच हैड ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, एक बिल्स रिसीवेबल था जो हम लोगों ने बैंक में ले जाकर डिस्काउंट करवाया था, बट उसका एंट्री हम लोगों ने कैश बुक में नहीं किया। तो बिल डिस्काउंटेड का एंट्री क्या होता है, जब हम अपना बिल बैंक में दे देते हैं तो बीआर जब लिया था तो डेबिट हुआ था, चला जाएगा तो क्रेडिट होगा, मतलब टू बीआर। बैंक ने 60,000 दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब बैंक ने 60,000 दिया कि 60,000 का बिल था, डिस्काउंटेड हुआ है 1,000, नहीं 60,000 का बिल था, डिस्काउंटेड हुआ है 1,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 59,000, डिस्काउंट डेबिट 1,000, टू बीआर हो जाएगा। तो फिर कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री होना चाहिए था टू बीआर बोल के 59,000, क्योंकि सिंपल सा बात है, ये होता है ना एंट्री। ये हो गया बैंक डिस्काउंट टू बीआर, जब हम लोग अपना बीआर बैंक में जमा करते हैं। तो बीआर था 60,000 का, बैंक ने डिस्काउंट काटा 1,000 का, तो पैसा मिला 59,000। अब अगर ये मुझे कैश बुक के बैंक कॉलम, जैसे कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलम ऐसे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे टू बी आर। टू बी आर बोल के हमें बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा 59,000, डिस्काउंट कॉलम में लिखना पड़ेगा 1,000। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ बैंक कॉलम का एंट्री करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू बी आर बोल के 59,000। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बी आर 59,000। बस जो यहाँ आएगा वो तो बीआरएस में वैसे भी नहीं आने वाला, बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, जो बैलेंस है वो लिख लेना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक 44,50,000, और ये बोला है बैलेंस शीट बोला है, तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट, क्योंकि किसी भी कैश बुक और पासबुक को सिर्फ बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट साइड में आएगा। तो टू बैलेंस बीडी 44,50,000। अब ये क्लोज करने से हम लोग को मिल जाएगा हमारे कैश बुक का अमाउंट। तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस है वो मिल जाएगा। तो कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा, मुझे लगता है इधर ही ज्यादा होगा बिकॉज इधर 44 लाख है। तो ये है 6,40,000, 6,40,000 और 59,000, तो 6,40,000। मैम 51, मैम 51,49,000। अच्छा, 51,49,000, और इधर कितना बैलेंस आ रहा है, 6,506। मैम 49,000, 49,15,15,500। 49,15,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ये हम लोग का आ गया। अब ये बैलेंस लेके हमें अपना बीआरएस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में 49,15,000, 15,500, 15,500 प्लस 6 लाख, 6 लाख कितना हो जाएगा,
मैम 55 हाँ 55 लाख 15,500 55 और माइनस करने से मैम 49 लाख 60,500 पॉजिटिव 49,60,500 पॉजिटिव हाँ तो हाँ। ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर देख लो इसमें तो कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में तो हम लोग आगे वाला करेंगे ठीक है 6th वाला करें मैम फिर हाँ बोलो। ম্যাম ওই 2 নম্বর পয়েন্টটা আরেকবার একটু বলে দিন না। ওটাইটা হ্যাঁ এটাতে বলেছে চেক আমরা ব্যাংকে 11,05,000 টাকা চেক জমা করেছি কিন্তু ব্যাংক আমাদের অ্যাকাউন্টে শুধু 5,50,000 টাকাই ক্রেডিট করেছে কারণ ব্যাংক শুধু ওই চেকটাই কালেক্ট করেছে বাকি চেক গুলো কালেক্ট করেনি যদি বাকি চেক গুলো কালেক্ট করেনি ধরো তুমি আমাকে দুটো 5-5 লাখের চেক দিয়েছো বা একটা 5 লাখের একটা 4 লাখের আমি নিজে ড্রপ বক্সে জমা করেছি আমার কাছে টোটাল 9 লাখের চেক আছে 5 লাখের চেকটা ব্যাংক নিয়েছে 4 লাখেরটা নেয়নি তাহলে আমার অ্যাকাউন্টে কিন্তু 9 লাখ দেখাবে না আমার অ্যাকাউন্টে কত দেখাবে যত টাকা চেক কালেক্ট হয়েছে তাহলে আমার অ্যাকাউন্টে 5 লাখ টাকাই দেখাবে আর 4 লাখের চেকটা যেহেতু ব্যাংক কালেক্ট করেনি দেখাবে না তাহলে এবারে আমরা যেহেতু ভিআরএস বানাচ্ছি পাসবুকের মতো করে ভাববো তাহলে 4 লাখ আমার পাসবুকে আপডেট হয়নি তার মানে 4 লাখ আমার পাসবুক মাইনাস দেখাবে এখানে 4 লাখের জায়গায় ব্যাস অ্যামাউন্ট হচ্ছে আলাদা এখানে আমরাও মাইনাস করেছি 5,55,000 বাকি অ্যামাউন্ট ধরো তুমি এটার জায়গায় আমাকে একটা 10 লাখের চেক দিয়েছো ঠিক আছে এই 10 লাখের চেকটা দুটো ভাগে আছে ধরো একটা 4 লাখের চেক দিয়েছো একটা 5 লাখের চেক দিয়েছো এবারে এর মধ্যে থেকে ধরো কথার কথা বলছি 5 লাখের চেকটা ব্যাংক কালেক্ট করেছে ড্রপ বক্সের ভেতরে দুটো চেকই পড়েছিল এই একটা চেক এই একটা চেক 5 লাখেরটা তুলে নিয়ে গেছে 4 লাখের টাকাটা নিয়ে যায়নি তাহলে আমার অ্যাকাউন্টে ওই 5 লাখের চেকেরই ব্যালেন্সটা যোগ হয়েছে 4 লাখেরটা যেহেতু ওরা কালেক্ট করেনি দেখাচ্ছে না তাহলে পাসবুকে 4 লাখ তো আমার কম দেখাচ্ছে না হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে एटाई ओटाई बोलेছে শুধু अमाउंट में आलादा होगा अच्छा चलो अब हम लोग 6th नंबर वाले पे चले 6th नंबर ये वाला फिर उसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे ठीक है चलो 6th नंबर पे देखते हैं क्या होगा हमें बीआरएस प्रिपेयर करने बोला है ठीक है चलो बीआरएस का स्ट्रक्चर बना लेते फिर एक एक पढ़ के करते हैं बीआरएस एज ऑन डेट है 31 मार्च 2020 बोला है कैश बुक ऑफ मेसर्स एबीसी सोर्स 27,570 एज द बैलेंस एट बैंक अच्छा तो कैश बुक के बैंक कॉलम में ये बैलेंस दिख रहा है क्योंकि कैश बुक ऑफ दिस सोर्स इतना एज बैलेंस एट बैंक मतलब बैंक कॉलम में ये बैलेंस दिख रहा है 31 मार्च 2022 को बट दिस डज नॉट एग्री विद बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक के हिसाब से ये सेम नहीं है दोनों का मिसमैच कर रहा है यही बोल रहा है फिर उन्होंने स्क्रूटनी किया तो फिर ये डिस्क्रिपेंसीज जो है मतलब जो डिफरेंसेस है वो कुछ ये सब निकल के आया है तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखेंगे हमारा जो दिख रहा है पहले ही बैलेंस एज पर कैश बुक क्योंकि सिर्फ बैलेंस बोला है तो ये पॉजिटिव बैलेंस होता है 27,570 तो ये लिख लेते हैं 27,570 पॉजिटिव साइड में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ठीक है अच्छा अब क्योंकि बहुत सारा ट्रांजैक्शन है हम थोड़ा ज्यादा जगह रखते थे क्योंकि ये दिख रहा है क्वेश्चन काफी बड़ा है तो कम से कम कितने ट्रांजैक्शन है देखो 9 ट्रांजैक्शन है तो 9 ट्रांजैक्शन ही यहाँ पर आएगा अब ऐड में आए या लेस में आए तो उतना जगह छोड़ के हमें वर्किंग नोट बनाना चाहिए तो मैंने थोड़ा ज्यादा ही जगह रख दिया क्योंकि सेंटेंस लिखने में
जो है जगह चाहिए होगा। वर्किंग नोट 1 हम लोगों को सोचना पड़ेगा पासबुक के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि सब्सिडी 10 to 50 रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दिया है और ये रिसीव कैसे हुआ है, डायरेक्टली बाय द बैंक, मतलब इनके बैंक अकाउंट में ये पैसा आ गया, गवर्नमेंट ने ये पैसा एज अ सब्सिडी दिया है, ठीक है। बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी, बट कंपनी को अभी तक नहीं पता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें 10,250 का सब्सिडी दिया हुआ है। तो 10,250 से हमारा पासबुक क्या दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधा पैसा बैंक में डाल दिया, प्लस दिख रहा है। तो 10,250 यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो हम लोग इसको प्लस साइड में लिख लेंगे यहाँ पर, एड सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक, या फिर जैसे लिखना है लिख सकते हैं, सब्सिडी डायरेक्टली रिसीव्ड थ्रू बैंक, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। पेड बाय, ম্যাম সাবসিডিটা একটু একবার বলুন কি ওটা? সাবসিডি কি, সাবসিডি মানে হচ্ছে ছাড়, যেরকম যাকে বাংলাতে ভর্তুকি বলে, যেমন এই যে তেলের দাম এমনিতে অনেক বেশি, তো সরকার এগুলোতে সাবসিডি দেয় বলে আমরা কমে পাই। বা যেরকম শুনেছিলে সিলিন্ডারে সাবসিডি হয়, মানে ধরো সিলিন্ডারের দাম 1,000 টাকা, কিন্তু তোমাকে 800 টাকাই দিতে হবে, যারা সাবসিডিতে পাচ্ছিল 1,000 টাকা, তোমাকে 800 টাকাই দিতে হবে, তাহলে 200 টাকা কোথায় গেল, 200 টাকা সরকার করবে আমাদের। সাবসিডি যেমন সরকারি স্কুল, ঠিক আছে, সরকারি স্কুলে যে এত টিচাররা পড়ায়, আমাকে বলো সরকারি স্কুলে যদি কেউ পড়ে, ঠিক আছে, তোমার কোনো আইডিয়া আছে কি, তুমি পড়েছো কখনো সরকারি স্কুলে? আমি সরকারি স্কুলেই পড়েছি, আমাদের গ্রামে সরকারি হ্যাঁ স্কুলই ছিল, ঠিক আছে। আমিও সরকারি স্কুলে। তো ক টাকা দিতে হয় আমাদের সরকারি 11 বছরে 12 মাসেও দিতে হয়। হ্যাঁ বলো, 11 12 এর মতো সময়ে তখন 350 টাকা করে দিতে হতো। দিতে হতো, কিন্তু আমাকে বলো অত বড় স্কুলটা চালালে একটা বাচ্চা যদি 350 টাকা করে দেয়, যতগুলোই বাচ্চা থাকুক, কি স্কুলের খরচাটা উঠে যাবে? এতগুলো টিচারের বেতন, স্কুলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, লাইট, ফ্যান, যাটুকু যা ফেসিলিটি পাই আমরা, সেটা কি সম্ভব আমাদের 350 টাকা? না ওঠে না। আমাদের আমাদের স্কুলে নিত না, মানে আমাদের এটা পুরো গভর্নমেন্ট স্কুল ছিল, তো আমাদের ওই অ্যাডমিশনের সময় কিছু টাকা নিত ওই হ্যাঁ, ওই 3,000। অ্যাডমিশনের সময় হ্যাঁ নেয়, ওই হ্যাঁ রকম মাসে মাসে কিছু হয় না, অ্যাডমিশনের সময় নেয়। এবারে হ্যাঁ বছরে কোথায়, একবার রেজিস্ট্রেশনের সময়। বছরে একবার, হ্যাঁ, ওর মধ্যেই সরস্বতী পুজো চাঁদা থেকে শুরু করে সবকিছু একটা যে লিস্ট ধরে তাতে লেখা থাকে না, 20 টাকা বা মানে অনেক হ্যাঁ, কম হ্যাঁ, কম 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 অ্যামাউন্ট থাকে। এমনকি সরকার বইও দেয়, 5-6 এ বইও দিত, জামা হ্যাঁ। কাপড় দেয়, গ্রামে সাইকেল দেয়, তোমাদের দেয় কিনা জানি না, মিড ডে মিল দেয়। তো এগুলো কোথা থেকে আসছে? এগুলো সাবসিডি, মানে তুমি, তো আমাদেরকে কিছুই খরচা করতে হচ্ছে না, কিন্তু আমরা এই যে ফেসিলিটি গুলো পাচ্ছি সাবসিডি। সরকারি হসপিটাল, ঠিক আছে, ওখানে কত কম খরচায় হয়, কি করে হয়, কোথা থেকে আসে? তা বলে কি যারা ডাক্তাররা কাজ করছে তারা বেতন নেয় না? যে টিচাররা কাজ করছে তারা কি বেতন নেয় না? তারা কি আমাদের 350 টাকা দেওয়াতে তাদের কি হয়? কিছু তো হবে না, মানে তারা তাদের বেতনটা কিভাবে সরকার তুলবে? তো ওটা সরকার নিজের পকেট থেকে দিচ্ছে। পকেট মানে সরকারের কোনো পকেট নেই, আমরা যে ট্যাক্স ভরি সেই ট্যাক্সের টাকাকে তো জনকল্যাণে লাগাতে হবে না, সবাই তো টাকা দিয়ে পড়তে পারবে। বা সব জায়গায় বেসরকারি স্কুলই নেই, ঠিক আছে, এরকমও জায়গা আছে যেখানে বেসরকারি স্কুল নেই, সরকারি স্কুলই আছে। তুমি বড় লোক হও, তুমি মিডিল ক্লাস হও, তুমি গরিব হও, তোমাকে ওখানেই পড়তে হবে, ঠিক আছে। তো বিভিন্ন জায়গার পরিস্থিতি বিভিন্ন, ভারত তো এইটুকু একটা জায়গা নয়, ভারতকে জানতে গেলে অনেক কিছু জানতে হয়, ঠিক আছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ব্যাপার আছে। তো সাবসিডি মানে ওই যে সরকার আমাদেরকে এই যে সাবসিডি গুলো দিচ্ছে, আমাদেরকে কোনো খরচা করতে হলো না, কিন্তু আমরা স্কুলে পড়লাম, কারণ 350 টাকায় থোড়ি না কিছু হয়, বই খাতা আজকাল জামা কাপড়ও দেয়, আমাদের সময় ছিল না, সাইকেল দেয়, ঠিক আছে। তো এইরকম সাবসিডি। এবারে বিজনেসের সাবসিডিটা কিরকম হয়, যেমন ধরো তুমি কোনো ব্যাকওয়ার্ড জায়গাতে, একটা ব্যাকওয়ার্ড মানে কি, যেখানে কেউ গিয়ে ব্যবসা খুলতে চাইছে না, তুমি গিয়ে সেখানে একটা ফ্যাক্টরি খুললে, সরকার বললো যাও যাও ওখানে ফ্যাক্টরি খোলো, আমি তোমাকে ফ্যাক্টরি বসাবার জন্য এই জমি যেটা আছে, ধর একটা জমিতে তো ফ্যাক্টরিটা লাগবে, বললো যে আমি তোমাকে, এই জমিটার দাম হচ্ছে 1 কোটি টাকা, আমি তোমাকে ওই জমিটা 10 লাখ টাকায় দিই, মানে দেয়া করাবো, ধরো এরকম বলছে, তো বাকি টাকাটা সরকার ভরবে আমার তরফ থেকে, আমি যার থেকে জমিটা কিনবো। এটা এক ধরনের সাবসিডি, ঠিক আছে। এইবার এটা কেন করছে, যে জায়গাতে কোনো
ব্যবসা নেই, সেখানে গিয়ে যদি কেউ ব্যবসা করে সেখানে মানুষের উন্নতি হবে, মানুষ কাজ পাবে, মানুষ কাজ পাচ্ছে না, ঠিক আছে, সেখানে ইকোনমিটা ডেভেলপ হবে। তো এরকম বিভিন্ন কারণে সরকার সাবসিডি দেয়। ধরো কোনো আমি একটা মেশিন লাগাবো, এবারে সাবসিডির একটা AS 12 আছে অ্যাকাউন্টসে, ঠিক আছে। তো মানে আমরা যদি কোনো কন্ডিশন ফুলফিল করি না, যে সরকার বলবে যে যদি এই ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াতে গিয়ে লাগাও, এরকম করো ওরকম করো, তাহলে তোমার ব্যবসাতে আমি সাবসিডি দেবো। সাবসিডি মানে তোমাকে ভর্তুকি দেবো। তুমি এই মেশিনটা যদি কেনো, এই মেশিনটার দাম যদি 5 লাখ হয়, আমি তোমাকে এই মেশিনটা 2 লাখ টাকায় দেবো, বাকি 3 লাখ আমি তোমার বদলে সেই সাপ্লায়ারকে দিয়ে দেবো। এই ধরনের ঘটনাগুলোকে বলে সাবসিডি। বুঝতে পারলে হ্যাঁ সাবসিডি হ্যাঁ। জিনিসটাকে? আর ম্যাম সাবসিডিয়ারি বুকটা কি? সাবসিডিয়ারি বুকস মানে হচ্ছে, যেমন ধরো ক্যাশ বুক, এটাও একটা সাবসিডিয়ারি বুকস, ঠিক আছে। সাবসিডিয়ারি বুকস এর মানে হচ্ছে, যেমন ধরো একটা বিজনেস অর্গানাইজেশনে সারাদিনে তো অনেক ট্রানজাকশন হয়, ডিপেন্ড করছে সেটা কত বড়, মানে মিডিয়াম সাইজের না লার্জ সাইজের বিজনেস। যদি লার্জ সাইজের বিজনেস হয়, সারাদিনে লাখ লাখ ট্রানজাকশনসও তো হতে পারে, আরো বেশি হতে পারে, কম না। এবারে সবকিছুরই যদি আমরা জার্নাল এন্ট্রি করি, তাহলে জার্নালের যে বইটা এত মোটাই হবে, এত বড়ই হবে, যে যেটা আমাদের পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব হবে না। সেই জন্য আমরা কি করবো, যেমন ধরো তোমরা যদি একটা খাতার মধ্যেই ম্যাথসও লিখবে, একটা খাতার মধ্যে ধরো তোমরা লও লিখছো, ওই খাতার মধ্যেই ধরো তোমরা অ্যাকাউন্টসও লিখছো, ওই খাতার মধ্যে ধরো কলেজের লেখাও লিখছো বা স্কুলের লেখাও লিখছো, সবই লিখছো, এবারে তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তার জন্য তোমরা কি করো, আলাদা আলাদা খাতা করো, ঠিক আছে। সেরকমই বিজনেসে অনেক ট্রানজাকশন হয়। এবারে সব থেকে বেশি ট্রানজাকশন হয় সেল পারচেসে, সারাদিনে সব থেকে বেশি ট্রানজাকশন সেল পারচেস। লোন টোনের তার সবসময় হয় না, রোজ থোড়ি না কেউ লোন নিচ্ছে, যত বড়ই কোম্পানি হোক। তো কি হয় কি, এই যে এত ট্রানজাকশন, তো আমরা কি করি, ডেটারের জন্য একটা আলাদা খাতা বানিয়ে নিই, ঠিক আছে। আমরা ক্রেডিটারের জন্য একটা আলাদা খাতা বানিয়ে নিই। তো ডেটারের জন্য যেটা বানাই সেটাকে বলছে সেলস ডে বুক, যেটা ক্রেডিটারের জন্য বানাই সেটাকে বলছে পারচেজ ডে বুক। আমরা বিলস রিসিভেবল বিলস পেয়েবল আর আলাদা বানাই, সেটাকে বলছে বিলস বুক, বিলস রিসিভেবল বুক, বিলস পেয়েবল বুক। আমরা ক্যাশ রিলেটেড সমস্ত ট্রানজাকশনের জন্য ক্যাশ বুক বানাই, ঠিক আছে। তো যে সাবসিডিয়ারি বুকস আছে তার মধ্যে ক্যাশ বুক, ঠিক আছে, আর হচ্ছে আমাদের কি বললাম, একটা ক্যাশ বুক, সেলস বুক, পারচেজ ডে বুক, ঠিক আছে। এবারে পারচেজ রিটার্ন ডে বুক, সেলস রিটার্ন ডে বুক, ঠিক আছে, এরকম করে বিলস রিসিভেবল, বিলস পেয়েবল। তো এই এতগুলো। আর একটা হচ্ছে পেটি ক্যাশ। পেটি ক্যাশ মানে হচ্ছে বিজনেসের যে ছোট ছোট ট্রানজাকশন, যেরকম একটা পেন কেনা হলো, একটা কিছু পিন কেনা হলো, ঠিক আছে। পিন মিনস ওই যে স্টেপলার বগেরা হয়, ওগুলো কেনা হলো। তো এই যে জিনিসগুলো হয়, এই ছোট ছোট ট্রানজাকশন, বা কোনো কাস্টমারকে রিফ্রেশ, মানে বলে না, কেউ কাস্টমার এলে তাকে একটু আমরা চা দিলাম, এই দিলাম, এই যে ছোট ছোট খরচা, খুবই ছোট ছোট খরচা, যেগুলোর হিসেব সবসময় ওইভাবে, একটা স্ট্যাম্প কেনা হলো বা একটা ইঙ্ক কেনা হলো, তো এই ধরনের খরচা যেগুলো খুব ছোট ছোট খরচা, সেইগুলোকে একটা জায়গায় লেখা, সেটা হচ্ছে পেটি ক্যাশ বুক। তো এরকম করে যখন আমরা আলাদা আলাদা বুকস বানিয়ে নিই, যাতে একটা জায়গায় লোড না পড়ে, এবারে কোন বুকস গুলো আলাদা করতে হয়, যেগুলোর ব্যাপারে বেশি ট্রানজাকশন হয়, ঠিক আছে। তো ওই যে বুকস গুলোকে বলা হয় সাবসিডিয়ারি। সাবসিডিয়ারি মানে হচ্ছে ওর মানে কি বলবো, আনুষঙ্গিক, মানে ওই ধরনের জিনিসগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা করে রাখছি। যেমন তোমরা মনে করতেই পারো কি, আমরা ম্যাথ স্ট্যাট লজিক্যাল রিজনিং তোমাদের 3 পার্টে ডিভাইড আছে, এবার তোমরা এটা ভাবতেই পারো কি আমি ম্যাথ স্ট্যাট লজিক্যাল রিজনিং 3টে আলাদা আলাদা করবো। তাহলে ধরো তোমাদেরকে, তো ধরো ম্যাথও করছো স্ট্যাটও করছো, যেখানে ম্যাথ লিখছো ওখানে স্ট্যাট লিখছো। এবারে কি হচ্ছে, যখন মানে দেখতে যাবে তখন খুঁজতে হবে যে আচ্ছা এখানে স্ট্যাট আছে, কারণ ম্যাথ স্ট্যাট অল্টার করে হয়, তাহলে একটা পাতায় ম্যাথ চলে এলো, নেক্সট ডে স্ট্যাট চলে এলো, এতে খুঁজতে অসুবিধা হবে। তো চাইলে তোমরা আলাদা আলাদা করে নিতে পারো। তো ওরকমই বিজনেসও করে নেয়, তবে এটা তারাই করে, সাবসিডিয়ারি বুকস তারাই রেডি করে, কারণ দেখো প্রত্যেকটা সাবসিডিয়ারি বুকস বানালে সেই বুকস গুলোকে মেনটেন করার জন্য আলাদা আলাদা লোক বসাতে হবে। এটা সেই করবে যে বিজনেসটা যা বড় হবে, যা বিজনেসটা ছোট হবে সেই জিনিসটা করবে না, ঠিক আছে, কারণ অতগুলো লোক বসাতে গেলে তার খরচা লাগবে, ঠিক আছে। এবারে ধরো তুমি যদি মনে করো যে আমি অত ম্যাথস কিছু করছি না, বা অত স্ট্যাট, অত লজিক্যাল রিজনিং আমার অত হচ্ছে না, ধরো আমি বললাম তোমার দুটো চ্যাপ্টার ম্যাথে আছে, দুটো স্ট্যাট আছে, দুটো লজিক্যাল, তাহলে তুমি আলাদা আলাদা খাতা করে করবে কি। কিন্তু যখন এতগুলো চ্যাপ্টার আছে তাহলে চাইলে করা যেতেই পারে, ঠিক আছে। এবারে এটা বুঝে নিতে হবে কি আমার লজিক্যাল রিজনিং কম, তাই আমি পাতলা খাতা করবো, আমার যেহেতু স্ট্যাট ম্যাথসটা বেশি, তাই আমার খাতাটা সেখানে একটু মোটা হবে, ঠিক আছে। তো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো বিজনেস যেরকম থাকবে সেই হিসেবে সাবসিডিয়ারি বুকস যে সবাই বানায় সেটা ব্যাপার না, তাদেরই বানানো উচিত যাদের অনেক বেশি ট্রানজাকশন হয়, যাদেরকে আলাদা আলাদা করে না রাখলে আইডেন্টিফাই করা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে যায়, যে আমার কোন খরচাটা কি। মানে আমার ছোট ছোট খরচাগুলোকেও তো আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, আমার টিফিন খরচা, এই খরচা সেই খরচা, তো সেগুলোর জন্য পেটি আসবো। কিন্তু আমার বিজনেসটা খুবই ছোট, আমি একাই সব মেনটেন করি, তো আমি একটা খাতাতেই করবো, তখন আমি সাবসিডিয়ারি বুক বানাবো। তো এটাকে বলে সাবসিডি। কি বোঝা গেল? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে।
পড়তে হবে সাবসিডিয়ারি গুডস তোমাদের আছে। ठीक है चलो अब हम लोग 2 सेकेंड नंबर पे आते हैं। ऑन 15th of March 2022 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 350। हम लोगों ने पेमेंट साइड कैश बुक का 350 से कम दिखा दिया है, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो हमारा पासबुक में 350 क्या दिख रहा होगा, क्योंकि पासबुक ने तो ऐसा कोई गलती नहीं किया है, तो खर्चा होता है, तो खर्चा हुआ है तो 350 माइनस होना चाहिए था, तो पासबुक में तो माइनस ही हो रखा है, बट क्योंकि कैश बुक में हम लोगों ने 350 कम ऐड किया तो वहां पर नहीं हुआ, लेकिन हमें तो सोचना है पासबुक के हिसाब से, तो पासबुक में 350 क्या दिखेगा, लेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेस कैश बुक अंडर कास्ट ऑन 15th March 2022 लेस साइड में चला जाएगा 350। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है ऑन 28th March 2022 ए बैलेंस ऑफ 2156 एज ऑन द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में जब कैश बुक का बैलेंस हुआ था तब डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस 2156 था, बट जब ये ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गया, मतलब 2156 मेरा बैलेंस दिखना चाहिए था कि मेरे पास इतने रुपए है, बदले में दिख रहा है मेरे पास नेगेटिव इतने रुपए है 2156, बट पासबुक में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। पासबुक में मेरा 2156 जो है क्या दिख रहा होगा, पॉजिटिव ही दिख रहा होगा, तो 2156 से मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, बट सिर्फ 2156 ऐड हो रखा है पासबुक में, क्योंकि पासबुक में ये बैलेंस पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव ही था, पासबुक में कोई गलत नहीं हुआ है। लेकिन कैश बुक में गलत क्या हुआ है, 2156 को पॉजिटिव नहीं दिखा के दिखा दिया हम लोगों ने नेगेटिव, तो अब जब ठीक करेंगे तो क्या होगा, तो देखो 2156 ऐड होगा, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऐसा एक गलती है जिसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पासबुक में मैंने दिखा रखा है दो बार माइनस ऐड 215, हाँ 2 बार ऐड करना दो पड़ेगा, बार क्योंकि है 2 बार ऐड करता, क्योंकि कैश बुक में एक बार माइनस 2156 है, तो अगर हम प्लस सिर्फ 2156 करेंगे तो ये न्यूट्रल होके 0 हो जाएगा, तो सही कहा हुआ, ये तो एक मतलब बेस में आ गए हम लोग, तो फिर से ठीक करने के लिए फिर से हमें 2156 को ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक 2156 ऐड होता है, मतलब यहाँ पर इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है, 2156 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4321 आएगा शायद, हाँ 4321 आएगा, तो ये हम लोग लिखेंगे ऐड में डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 2156 brought forward as credit। फोर थ्री वन। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, A customer of the Messrs ABC who received a cash discount of 5% on his account of 2000, मतलब कस्टमर से हमें 2000 रुपए मिला, और अकाउंट मतलब होता है कि उनसे हमें कितना मिलने वाला था, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था उसके हिसाब से एक कस्टमर से मुझे 2000 मिलने वाला था, बट मैंने उसे कैश डिस्काउंट दिया 5%, तो इसका मतलब मैंने 100 रुपए उससे कम लिया, तो मैंने उससे कितना लिया होगा 1900, ठीक है। और उसने ये चेक में दिया, पेड टू मेसर्स एबीसी ये चेक ऑन 24 मार्च 2020, तो वो पैसा देने के लिए उन्होंने एक चेक दिया 24 मार्च को, ठीक है। द कैशियर एरोनसली, मतलब ये कैश बुक में गड़बड़ हुआ है, देखो कैशियर कैश बुक के साथ रिलेटेड हो गया, एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक, तो एक्चुअली जब मैंने किसी से चेक लिया और मैंने उसे बोला कि हम 5% डिस्काउंट देंगे, तो उसने मुझे कितने का चेक दिया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट उसने मुझे 2000 पे 5% मतलब 100 रुपए कम होने पे 1900 का चेक दिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब 1900 हो रहा है कि नहीं, देख 1900। अच्छा, अब डिस्काउंट मैंने अपने कस्टमर को इसका मतलब दे दिया है कितना 100 रुपीज का, और टू डेटर कर दिया है 2000, ये मैंने पैसा ले लिया। अब ये कैश बुक में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो ये कैसे होना चाहिए था, टू डेटर बोल के होना चाहिए था, बैंक कॉलम में 1900, डिस्काउंट कॉलम में 100 रुपए ये होना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया गलती से कैश बुक में
ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, ठीक है। मतलब ये 1900 तो नेट अमाउंट है, इसके देखो डिस्काउंट का कुछ नेट और ग्रॉस नहीं होता है, तो गलती वैसे भी यहाँ कुछ गलती हुआ भी है अगर डिस्काउंट कॉलम में मान लो, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बैंक कॉलम से मैच करने से मतलब होता है। तो बैंक कॉलम में 1900 की जगह इन्होंने 2000 रुपए दिखा दिया। तो पासबुक में क्या दिख रहा होगा, क्योंकि हमें तो पासबुक के हिसाब से सोचना है, पासबुक ने तो 1900 ही रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि चेक तो 1900 का जो है डेटर ने दिया, बट इन्होंने 2000 रिकॉर्ड कर रखा है। तो हमारा जो मिसमैच है वो कितने रुपए से दिखेगा, 100 रुपए से, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1900 दो जगह पे रिकॉर्ड हुआ है, बट कैश बुक में गलती से और 100 यानी 2000 रिकॉर्ड हुआ है। तो हमारे पासबुक के साथ अगर कैश बुक का मैच करवाने जाएंगे तो पासबुक क्या दिखेगा, पासबुक 100 रुपए से कम दिख रहा होगा, क्योंकि उन्होंने तो 1900 का रिकॉर्ड किया है, जो कि सही है, बट हमें तो ये बताना है ना कि किस वजह से मिसमैच हो रहा है। तो 100 रुपए से हमारा मिसमैच दिखेगा, 100 रुपए से पासबुक कम दिखेगा, क्योंकि पासबुक में 1900 दिख रहा है, कैश बुक में 2000 दिख रहा है, तो पासबुक में क्या दिख रहा है, कंपेयर टू कैश बुक 100 कम दिख रहा है, तो हमें वही लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड टू ए कस्टमर however entry made at gross amount in cash book 100। अच्छा, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट बोल रहा है 10th March 2022 a bill for 5700 was discounted from the bank entered in the cash book but proceeds credited in bank statement amount to 5500 only। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ है देखो, हम लोगों ने 10th March को 5700 का 5700 was discounted from the bank। अच्छा, bill for 5700 was discounted from the bank entered in the cash book but proceeds credited in the bank statement amounted 5500। तो हम लोगों ने जो चेक डिस्काउंट करवाया वो 5700 हुआ डिस्काउंट के बाद, तभी बोल रहा है कि हम लोगों ने प्रोसीड्स मतलब जो अमाउंट मिला वो हम लोगों ने 5500 क्रेडिट किया। देखो बिल डिस्काउंट होने से एंट्री होता है टू बीआर, बिल चला गया, डिस्काउंट डेबिट होता है, जो पैसा मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें ना नहीं पता कितने का बिल है, ठीक है, हमें बोला है 10th मार्च को ए बिल फॉर 5700, ठीक है। ये 5700, एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं, ये इतना अमाउंट बोला 5700 वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, बैंक से डिस्काउंट करवाया, एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री किया, बट प्रोसीड्स जो दिखाया वो 5500 दिखाया, लेकिन बिल है बोल रहा है 5700, तो 200 का डिस्काउंट, 200 का डिस्काउंट, हाँ, तो इसका मतलब 200 का डिस्काउंट हुआ है, ये बोल रहा है, ठीक है। बिल था 5700 का, 5500 हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो गलती क्या किया, बट प्रोसीड्स क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट टू 5500 ओनली। अच्छा, ठीक है, बोल रहा है बैंक स्टेटमेंट में मतलब हम लोगों ने कैश बुक में सिर्फ कितने का एंट्री किया है, बोल रहा है 5500 का एंट्री किया है। तो ये जो 200 रुपए का हमारा डिस्काउंट है, ठीक है, वो हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है, मतलब ये हम लोगों ने 5500 तो रिकॉर्ड कर दिया कि हमें 5500 रुपए मिला है, लेकिन बैंक ने बैंक चार्ज, एक्चुअली ये डिस्काउंट नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बैंक चार्ज भी तो बोल सकते हैं ना, कि बैंक ने कमीशन काटा, ये बैंक कमीशन भी बोल सकते हैं, बैंक चार्ज भी बोल सकते हैं, डिस्काउंट भी बोल सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्काउंट भी बोल सकते हो। लेकिन इसका मतलब हम लोगों ने जो पैसा बीआर जो है 5700 के अगेंस्ट में 5500 लिया, वो हम लोगों ने कंसिडर किया, बट 200 रुपए का डिस्काउंट किया, वो हम लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। तो वो अगर हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया तो क्या इंपैक्ट आएगा ये हमें बताना है। तो ये तो बैंक ने हमारे ऊपर चार्ज काटा है, तो बैंक का चार्ज अगर हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है तो हमारा जो है किसके हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं, पासबुक के हिसाब से सोच रहे हैं, तो पासबुक में क्या इंपैक्ट दिख रहा होगा ये बताना।
हम लोगों ने कैश बुक में कंसीडर नहीं किया, बट बैंक ने तो हमारा 200 रुपए चार्ज काटा है ना, तो बैंक में हमारा 200 रुपए क्या दिख रहा होगा, मतलब मैं माइनस, तो यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि हम लोग बैंक में गए बिल डिस्काउंट करवाए, तो 200 रुपए हमारा क्या हुआ होगा जो कैश बुक ने गलती से कंसीडर नहीं किया। तो पासबुक का हमें सोचना है, तो पासबुक में तो 200 रुपए माइनस हुए होंगे क्योंकि बैंक ने चार्ज काटा, तो अभी भी हम लोग वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कमीशन, और वो अब तुम लोग सोचो कि इसके पहले वाला डिस्काउंट मैंने क्यों बोला वो कंसीडर, वो तो डेटर को दिया गया डिस्काउंट था, वो कैश डिस्काउंट था, ठीक है। ये तो बैंक ने हम लोगों से डिस्काउंट चार्ज काटा है, वो तो हम लोगों ने डेटर को डिस्काउंट दिया, तो डेटर ने 2000 की जगह हमें 1900 का चेक दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बैंक ने हमें ये बिल 5700 का बिल लिया, हमें 5500 दिया, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, बट 200 रुपए भी बैंक ने चार्ज काटे, वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसका तो अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। Commission charged by bank on discounting the bill. Not considered in cash. मतलब बेसिकली इन्होंने क्या किया है पता है, कैश बुक में प्रोसीड्स में 5700 ही दिखा दिया होगा, ठीक है, डिस्काउंट को कंसीडर ही नहीं किया, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, फिर बोला है ए चेक इशूड अमाउंटिंग 1725 रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक चेक इशू किया था किसी को, ठीक है, मतलब चेक दिया, बट वो चेक आउट ऑफ डेट हो गया और इसका कोई कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है। तो देखो, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा थिंकिंग तो पासबुक के हिसाब से चलना चाहिए। तो पासबुक का क्या कंडीशन होगा, अगर मेरा दिया गया चेक आउट ऑफ डेट हो चुका है 1725, तो देखो मैंने चेक इशू किया था, तो अगर सारा चीज सही सही चलता तो 1725 मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता, ठीक है, मतलब मैंने जिसको चेक दिया वो चेक ले जाकर ड्रॉप बॉक्स में डालता, तो मेरे पासबुक में ये 70 हाँ प्लस दिख रहा है क्योंकि मेरा पैसा कटा ही नहीं, ठीक है। अब रीजन जो भी हो, पैसा कटा नहीं तो प्लस दिख रहा है, तो 1725 प्लस कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि रीजन है क्रेडिट नहीं होने का, आउट ऑफ डेट हो गया था, तो चेक इशूड रिटर्न कर दिया, बैंक ने बोला कि लेके जाओ चेक खराब है, मतलब बेकार हो गया है, मार्क्ड आउट ऑफ डेट ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1725। अच्छा, फिर इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 756 पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर, नो एंट्री मेड इन कैश बुक। छोड़ो, हमें क्या लेना देना कैश बुक में एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, हमें तो सोचना है पासबुक में क्या हुआ। तो बैंक वालों ने हमारे कहने के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखा था, तो 756 का प्रीमियम पे कर दिया हमारे अकाउंट से, तो 756 कट गया होगा बैंक अकाउंट से, तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर 756 और यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, insurance premium paid directly by bank under standing instruction। सेवन 56 ये ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 1530 डिस्काउंटेड फॉर 1500, मतलब 30 रुपीज डिस्काउंट चार्ज काटा होगा, 1530 का बिल 1500 हो गया, विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड। मतलब डिसऑनर्ड का मतलब बिल्स तो कर चुके हो, याद करो, डिसऑनर का मतलब है कि मैंने बिल जिसके ऊपर ड्रॉ किया था, मुझे पैसे का जरूरत था, तो हम चले गए बैंक में, बिल को डिस्काउंट करवा लिया ताकि समय से पहले मुझे पैसा मिल जाए, हो भी गया। अब उस जिसके पास बीपी था उसको तो पे करना था टाइम पे, बट उसने किया नहीं, ठीक है, डिसऑनर हो गया बिल 30 मार्च को, बट एडवाइस रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल को ये हमें पता चला। तो बिल डिसऑनर होने से क्या होता है, जो बिल का होल्डर होता है, तो इस केस में बिल का होल्डर बैंक है, क्योंकि डिस्काउंटेड बिल है तो बिल बैंक के पास पड़ा था, बैंक जाएगा नोटिंग करवाने, और उसके बाद मुझे, मतलब ये जिसका भी बीआरएस बना रहे उन्हें फोन करके बोलेगा कि आपके पार्टी ने पेमेंट नहीं किया, आपका बिल हो गया है डिसऑनर, आप मुझे 1530 दे दो और बाकी आप और वो समझ लो, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि पासबुक का कंडीशन क्या है। तो देखो
1530 रुपीज से मेरा पासबुक ऐड होना चाहिए था, अगर जिसके पास बीपी था वो अगर सही समय पे दे देता, बट उसने क्या गलती किया, उसने दिया नहीं। उसको देना कितना था, 1530, ठीक है, बैंक को देना था 1530, उसने बैंक को दिया नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर बैंक को देने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मेरे अकाउंट में वो पैसा आ जाता और उसके बाद बैंक वहां से निकाल लेता, तो आया नहीं, तो फिर 1530 से मेरा बैंक बैलेंस क्या दिख रहा होगा, माइनस दिख रहा होगा, ठीक है। तो डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड, 1530। और लास्ट बैंक रिकॉर्डेड है कैश डिपॉजिट 1550 एज 155। अच्छा, तो बैंक ने एक गलती किया है, एक डिपॉजिट किया, मैंने 1550 ले जाकर डिपॉजिट किया, बट बैंक ने लिखा 1505 मैंने डिपॉजिट किया। तो इसका मतलब बैंक ने डिपॉजिट अमाउंट कम दिखा दिया गलती से, तो मेरे बैंक बैलेंस जो है उतने अमाउंट से कम दिख रहा होगा। तो अमाउंट कितना रहे वो देखना पड़ेगा, कम दिख रहा होगा। तो 1550 मैंने जमा किया, बैंक ने दिखाया 1505, तो कितना अमाउंट कम दिखाया है, 45 रुपीज। तो मेरा बैंक बैलेंस 45 रुपीज से कम दिखेगा, मतलब पासबुक में अपडेट 45 कम दिखेगा। तो बैंक का कास्टिंग मतलब रिकॉर्डिंग गलत है, कास्टिंग नहीं रिकॉर्डिंग। बैंक रिकॉर्ड शॉर्ट कैश डिपॉजिट हो गया, बस इसको दिखाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 350 आ रहा है। ओ सॉरी, मैंने सारा माइनस इधर लिख दिया, देखो गलती से, ठीक कर दिया। ओके, हम माइनस वाला साइड ऐड कर रहे हैं, तुम लोग प्लस वाला करो। 350 तो 5, 6005, 650, 756, 2981। और इधर मैम 43,857। 43,857 और नेट करने से मैम 40,876। हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को सिर्फ MCQs करना है और ट्रू फॉल्स। सबसे पहले ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ, बोल रहा है कि बैंक रिकंसिलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंसाइलिंग कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बोलो क्या ये ट्रू है? ये तो बोलना ही चाहिए। रिकंसिलिएशन किसके साथ किसको करते हैं, तो अभी तक जो भी हम लोगों ने मैम पढ़ा कैश कॉलम, मैम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और बैंक कॉलम ऑफ बैंक बुक। बैंक बुक ना এটা और পাসবুক, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাকে বলে পাসবুক। পাসবুকের একটাই কলাম হয়, কেন ওটা তো ব্যাংকই হ্যাঁ মেনটেন করছে। তো হ্যাঁ ये जो, পাসবুকের ব্যাংক हाँ तो, কলাম আর ক্যাশ বুকের ব্যাংক কলাম। हाँ तो ये वाला क्या है, फॉल्स है कि ट्रू फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। हाँ, उसके बाद देयर आर 3 टाइप ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंसेस होता है जिसके वजह से हम लोग रिकंसाइल करना पड़ता है, तो वो कितने टाइप का होता है। मैंने वैसे तो लिखवाया नहीं है डायरेक्टली कितने टाइप का होता है, शायद लिखवाया भी, मुझे याद नहीं है, देख लेंगे। फिर भी देखो, बोल रहा है टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन एंड एरर। क्या ये सही है? अगर तुम लोग नोट मैम देखोगे ट्रू। सामने शायद मिल जाएगा। हाँ मैम बोलो। ट्रू। ट्रू, हाँ। ये 3 ही रीजन होता है, टाइमिंग्स और ट्रांजैक्शन एंड एरर्स। ये शायद लिखवाया है मैंने, मुझे जितना याद आ रहा है। टाइम गैप, एरर, ठीक है, लिखवाया उन्होंने। वो एरर और ट्रांजैक्शन दोनों एक साथ लिख के 3 टाइप्स लिखा है, कोई बात नहीं, वो तो देखो 3 लिख दिया है उन्होंने, मैंने 2 लिखवाए, बट हाँ रीजंस तो वही लिखवाए ना, टाइमिंग, ट्रांजैक्शन और एरर। ट्रू हो गया। अच्छा, एडजस्टिंग द कैश बुक फॉर एनी एरर एंड और omission बिफोर
preparing bank reconciliation is optional when the reconciliation is done at the end of the financial year. बता देते हैं मतलब, तब वो आंसर दे देना। बोल रहा है कि अगर हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, मतलब एमेंडेड कैश बुक, एडजस्टिंग द कैश बुक फॉर एनी एरर एंड और ओमिशन। तो देखो जब हम लोग एमेंडेड कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में क्या अमेंड करते हैं, ऐसा ट्रांजैक्शंस जिसमें एरर हुआ था कैश बुक में या फिर जो ओमिट हो गया है वो। बिफोर प्रिपेयरिंग बीआरएस इज ऑप्शनल। बोल रहा है कि अमेंडेड कैश बुक बनाना बीआरएस के पहले ऑप्शनल होता है जब when the reconciliation is done at the end of the financial year। बोल रहा है कि अगर हम लोग ईयर एंड में एक ही बार बीआरएस बनाते हैं तो अमेंडेड कैश बुक बनाना ऑप्शनल होता है। तो इसके बारे में जो इलास्ट्रेशन 8 था उसमें मैंने बहुत सारा चीज बोला था, आज भी कंपलसरी होता है अगर हम लोग एक ही बार बनाते हैं। तो इसका मतलब ये वाला क्या है आंसर? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग एक ही बार बनाएंगे ईयर एंड में तो फिर कैश बुक जरूर बनाना चाहिए, नहीं तो बीआरएस बहुत बड़ा बनेगा। और अगर हम लोग जैसे हर मंथ जो है कैश बुक बीआरएस बनाते हैं तो फिर अमेंडेड कैश बुक नहीं भी बनाएंगे तो चलता है। फिर बोल रहा है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बोल रहा है कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अगर ये सही है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ये हम लोग का फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव होता है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव होता है। तो ये दोनों बात सही तो नहीं हो सकता है। 5th नंबर में बोला है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन। बोल रहा है कि बैंक ने बैंक चार्ज काटा बट हमें पता नहीं होता है ना जब तक हम लोग पासबुक अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो बोल रहा है कि बैंक ने जो बैंक चार्ज काटा है और इसके वजह से कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड जब नहीं करते हैं, हमें नहीं पता होता इस वजह से, तो क्या ये टाइमिंग डिफरेंस का एग्जाम्पल है? क्या लगता है? एरर तो ओमिशन। ये ओमिशन है, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस ये सही है, मतलब ये फॉल्स होगा, ये ओमिशन हो जाता है, ठीक है। ये टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस कौन सा होता है पता है? कि हम लोगों ने बीआरएस बना लिया मान लो आज, और बैंक ने कल मेरे अकाउंट में पैसा अपडेट किया, वो हो जाता है टाइमिंग डिफरेंस। या कल मेरे अकाउंट से पैसा कटा और मैंने आज बीआरएस बना डाला, तो फिर वो हो जाता है टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है, उस तरीके का चीज। तो ये हमारा जो है ओमिशन है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बोल रहे सॉरी 6 नंबर का बोल रहा है ओवरकास्टिंग। ओवरकास्टिंग मतलब एडिशन में ज्यादा दिखा दिया ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब कैश बुक का रिसिप्ट साइड वहां पर जब हम लोगों ने ऐड किया तो बैलेंस मतलब जब टोटल किया तो गलती से ज्यादा टोटल निकल के आ गया। इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंस दैट इज ड्यू टू एरर। क्या इसे हम लोग एरर वाला मतलब जो डिफरेंस क्रिएट होगा इसके वजह से, क्या इसे हम लोग एरर बोलेंगे? यस मैम। हाँ, ये एरर ही है ना। कास्टिंग में गलत हो गया, मतलब एडिशन, मान लो 10 और 2 12 था, ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पर 12 के जगह लिख दिया है 11 फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये जो एरर अब पासबुक में तो मान लो 12 रुपए ही दिख रहा है, मैंने 11 रुपए दिखा रखा है, तो ओवरकास्टिंग होने से सॉरी इसे मैंने फिर 13 दिखा रखा है, बट इन्होंने तो सही दिखा रखा है 12। तो अब ये जो मिसमैच 1 रुपए का हो रहा है, बोल रहे इसका नाम क्या है? तो बोल रहे क्या ये एरर नाम से बोल सकते? बिल्कुल, ये तो कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है ना, ये क्या है? एरर डिफरेंस है। 7th number, when we start bank reconciliation with a debit balance in the cash book। तो अगर हम लोग बीआरएस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस, देन चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड शुड बी एडेड बैक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। तो चेक करके देख लो कि बोल रहा है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, तो हम ऐसे सिखाते हैं यहाँ प्लस है या माइनस है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर बैलेंस आएगा डेबिट मतलब पॉजिटिव, कैश बुक का ये बैलेंस है। हमें पासबुक के हिसाब से फिर सोचना होता है। तो बोल रहा है कि चेक हम लोगों ने इशू किया है बट जिसको दिया है वो अभी तक बैंक में ले जाके प्रेजेंट नहीं किया है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड शुड बी। तो फिर अगर प्रेजेंट नहीं किया है तो पासबुक में मेरा चेक का जो अमाउंट है उतने अमाउंट से मेरा चेक पासबुक में बैलेंस क्या दिख रहा होगा? प्लस दिख रहा होगा। प्लस दिख रहा होगा, तो मुझे प्लस पे वो अमाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पर बोला है शुड बी एडेड बैक टू अराइव एट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के हिसाब से बैलेंस पाने के लिए हमें इस ट्रांजैक्शन को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हम लोग भी ऐड बोल रहे हैं, इन्होंने भी ऐड बोला है, तो फिर आंसर क्या होगा? ट्रू। फिर बोल रहे हैं बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक शुड बी डिडक्टेड व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग
फ्रॉम ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ठीक है। तो अब हम लोग बीआरएस बना रहे हैं जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस के साथ, ठीक है। तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। तो हमारा सोच कैश बुक के हिसाब से रखना है। तो ट्रांजैक्शन क्या बोला है, बैंक ने बैंक चार्ज काटा है और इसका क्या ट्रांजैक्शन होता है। तो बैंक ने जब बैंक चार्ज काटा होता है हमारे कैश बुक में तब तक एंट्री नहीं होता है जब तक हमें पता नहीं होता है। तो इसका मतलब कैश बुक में उतने से हमारा बैलेंस क्या दिख रहा होगा, बैंक चार्ज वाले अमाउंट से। मतलब बैंक ने मान लो 10 रुपए चार्ज काटा है, ठीक है। तो बट कैश बुक में तो अभी तक हम लोगों ने लिखा नहीं होगा जब तक हमें पता नहीं चले, प्लस दिख रहा होगा। तो हमें भी इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बट इन्होंने क्या बोल रखा है, शुड बी डिडक्टेड। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बोल रहा है कि क्रेडिट, यहाँ पर बोला है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक, तो फिर उसका हमारा इम्पैक्ट क्या होता है, प्लस करना चाहिए। बट इन्होंने बोल रखा है कि माइनस करेंगे, तो गलत बोल रखा है, इसका मतलब फॉल्स होगा, ठीक है। 9th नंबर में बोला है when the causes of differences between passbook balance and cash book is not known, हमें पता ही नहीं है कि differences क्यों हो रहा है, then the bank reconciliation statement can be prepared by matching the two books and identifying any unticked item in both the set। तो क्या ऐसे करके हम लोग रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, आज एक किया 11 नंबर और एक इलास्ट्रेशन 1 किया था। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ इंग्लिश पढ़ के समझ लो कि सही लिखा है कि नहीं। अगर बात सही है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। बोल रहा है कि जब कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासबुक बैलेंस, मतलब पासबुक कैशबुक का बैलेंस देखा है, बोला है वो मेरा ट्रू হবে है, ट्रू सही तो है। जब हम लोग कैसे पता चलता है कि रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, कैशबुक का बैंक হ্যাঁ है, ক্যাশবুকের ব্যাংক কলাম আর পাসবুকের ব্যাংক কলামের মধ্যে যে ডিফারেন্স থাকে ওটা খুঁজে তারপর আমরা ক্যাশবুকের নতুন এটা বানাই লেজারটা। হ্যাঁ যেরকম আজকে করলাম বলা যেতে পারে। হ্যাঁ তো এটাই তো বলেছি এখানে যে দুটো हाँ বই থেকে খুঁজে যেগুলো আনটিকড আইটেম ওগুলোকে বের করে করতে হবে। हाँ तो वही मैंने बोला कि इंग्लिश बस पढ़ के देख लो कि सही लिखा है कि नहीं। इन्होंने सही लिखा है कि अगर हमें कॉजेज ऑफ डिफरेंस पासबुक और कैश बुक के अंदर पता नहीं चलता है तो हम लोग कैसे करके पता करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तब हम लोग मैच करते हैं दोनों बुक्स को, ठीक है। और जो अनटिक्ड आइटम है उसे जो है आइडेंटिफाई करके, वही हमारे मिसमैच का कारण है। जैसे हम लोगों ने आज देखा ना कि कैश बुक में भी है पासबुक में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक में है एक में नहीं है, अनटिक्ड, ठीक है। तो वो फिर 10th नंबर में बोला है, 10th नंबर में बोला है while preparing the bank reconciliation statement, while preparing the bank reconciliation statement starting with debit balance as per passbook or bank statement, the deposited check that are not yet cleared need not be adjusted। बोल रहा है कि हम लोग जब बीआरएस बना रहे स्टार्टिंग पॉइंट रखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस मतलब लेकिन क्या आइटम हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। फिर बोल रहा था डिपॉजिटेड चेक दैट आर नॉट येट क्लियर्ड नॉट बीन एडजस्टेड, अभी तक नहीं हुआ है। तो कैश बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक चेक डिपॉजिट किया है बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो चेक डिपॉजिट करने से पैसे मेरे अकाउंट में आने चाहिए बट अभी तक नहीं आया है। लेकिन जब मैंने चेक डिपॉजिट करने गया है तो कैश बुक में क्या एंट्री करके गया होगा वही मुझे करना पड़ेगा। ক্যাশবুকে অ্যাড করে তারপরে পাসবুকে যাবে। हाँ तो ऐड किया होगा तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है नीड नॉट बी एडजस्टेड। अच्छा तो ये तो क्या बोल रखा है, बोलो पूरा ही गलत बोल रखा है। बोल रहा है कि इसको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, एडलेस तो कुछ बोला ही नहीं है। तो अगर हम लोग ये चेक नहीं भी करते तो भी हमें पता है कि क्या आंसर देना है। फॉल्स फॉल्स बोला है कि नीड नॉट बी एडजस्टेड, ये तो पूरा ही गलत बोल रखा है। प्लस माइनस कुछ बोलता तो इतना सोचने का जरूरत था। फिर बोल रहा है कैश बुक shows a debit balance of 50,000 and the only difference from the balance as shown in the passbook related to check issued 60,000 but not yet presented for payment, the balance as per passbook should be 1,10,000। ठीक है देख लेते हैं। बोल रहा है कैश बुक showed a debit balance of 50,000। अच्छा तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिख रहा है मतलब प्लस बैलेंस 50,000, ठीक है। एंड ओनली द डिफरेंस फ्रॉम द बैलेंस एज शोन इन द पासबुक, पासबुक के साथ ओनली डिफरेंस ये है रिलेटेड टू चेक इशूड 60,000। तो पासबुक पे क्या इंपैक्ट आएगा सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, हम लोगों ने चेक इशू किया था 60,000 का बट जिसको इशू किया था वो अभी तक लेके नहीं गया है बैंक में, इसीलिए बोल रहा है बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 60,000 से हमारा अकाउंट क्या दिख रहा होगा पासबुक में, এটা
এটা প্লাস दिख रहा होगा, ट्रू हाँ হবে। प्लस दिख रहा होगा, तो अगर प्लस में प्लस ऐड हो जाएगा और तो कुछ है नहीं, तो 1,10,000 दिखेगा तो ट्रू होगा। सही, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। अच्छा 12th नंबर बोल रहे हैं ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब एक्सपेंस वाला साइड, एक्सपेंस वाले साइड में हम लोगों ने खर्चा ज्यादा दिखा दिया। सेल रिजल्ट इन ए हायर बैंक बैलेंस इन कैश बुक एंड कंपेयर्ड विद द पासबुक बैलेंस। बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई गलती हम लोगों से हुआ है, कैसा गलती कि हम लोगों ने खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, ठीक है बाई चांस। अब कितना दिखाया है वो कुछ नहीं बोला है, सिंपल सोचो कि खर्चा ज्यादा दिखा दिया, बिकॉज क्रेडिट साइड है कैश बुक का। अब अगर बोल रहा है सेल रिजल्ट, इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, हायर बैंक बैलेंस इन कैश बुक। बोल रहा है कैश बुक में जो बैलेंस दिखेगा वो ज्यादा दिखेगा पासबुक के हिसाब से। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, फिर जब बाकी कुछ भी एरर नहीं है, मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया है, तो मेरे कैश बुक और पासबुक के अंदर जो मिसमैच दिख रहा है उसमें पासबुक में बैलेंस ज्यादा दिखेगा और कैश बुक में बैलेंस कम दिखेगा, या कैश बुक में ज्यादा दिखेगा पासबुक में कम दिखेगा। इनका तो कहना है कि खर्चा दिखाने के बाद भी कैश बुक का बैलेंस पासबुक से ज्यादा दिख रहा है। क्या ये पॉसिबल है? फॉल्स है मैम। ये फॉल्स है, ठीक है ये तो फॉल्स होगा ना, क्योंकि कैश हाँ बुक में मैंने खर्चा ज्यादा दिखाया, खर्चा ज्यादा दिखाया तो मेरा बचा हुआ बैलेंस कम दिखेगा। हाँ कैश बुक থেকে কমবে সেটা। हाँ तो कैश बुक मेरा कम दिख रहा है ना, मैंने कैश बुक में खर्चा ज्यादा दिखाया है, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस, जैसे मान लो पासबुक में 100 रुपए दिख रहा है, कैश बुक में भी सब सही सही होता तो 100 रुपए दिखता, क्योंकि मैंने 10 रुपए का खर्चा ज्यादा दिखा दिया है तो ये 90 दिख रहा है। तो खर्चा ज्यादा दिखा है तो बैलेंस हमेशा पासबुक में ही ज्यादा दिखेगा, कैश बुक में ज्यादा दिखना पॉसिबल है ही नहीं। तो 12th का आंसर मेरा हो जाएगा इसका मतलब false, ठीक है। 13 a check for 25,000 that was issued and was also presented for payment in same month but erroneously recorded in the debit side of the cash book would cause a difference of 50,000 from the balance in the passbook। तो बोल रहा है कि 25,000 का चेक हम लोगों ने इशू किया था, तो चेक इशू करने से हमें किधर दिखाना चाहिए, एक्सपेंस साइड में, मतलब पेमेंट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में, बट गलती से कैशियर ने उसे डेबिट साइड में दिखा दिया, मतलब 25,000 के खर्चे को 25,000 का इनकम दिखा दिया। तो बोल रहे हैं इसके वजह से जो डिफरेंस दिखेगा वो 50,000 का डिफरेंस दिखेगा पासबुक के साथ जब हम लोग कंपेयर करेंगे बैलेंस का। तो बोलो क्या ये बात सही बोला है इन्होंने? सोचो, मुझे दिखाना था 25,000 का खर्चा, मैंने दिखाया 25,000 का इनकम, तो पासबुक के साथ मेरा कितने रुपए का मिसमैच दिखेगा? इन्होंने बोला है 50,000 का दिखेगा, तो बोलो। मेरा ट्रू मैम হবে। फॉल्स है। ट्रू है, হ্যাঁ ট্रू क्योंकि হলো। ट्रू होगा क्योंकि देखो मैंने 25,000 का खर्चा दिखाना चाहिए था, मैंने 25,000 का इनकम दिखाया, ठीक है। तो मुझे 25,000 दिखाना चाहिए था इधर, मैंने 25,000 दिखा दिया है इधर, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे अगर इसे ठीक करना है तो सबसे पहले इधर 25,000 लिख के मुझे इसे नलीफाई करना, मतलब नल कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मुझे क्या दिखाना है, एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने दो एक साथ मैंने दिखा दिया, अगर हम अलग अलग दिखाएंगे तो समझ जाओगे। मुझे दिखाना चाहिए था 25,000 इधर, मैंने दिखाया है 25,000 इधर। अब मुझे करना है ठीक, तो हम कैसे कर सकते हैं, मुझे सबसे पहले इधर एक और 25,000 लिखना है, सॉरी पहले ऑपोजिट साइड में लिखना है, ये 25,000 इधर लिखा है तो ऑपोजिट साइड में लिखना है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इधर एक्चुअली में रिकॉर्ड करना है, तो मुझे 2 बार 25,000 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 50,000 से दिखेगा, ठीक है। 50,000 से इसीलिए दिखेगा क्योंकि मेरा 25,000 का मुझे दिखाना चाहिए था खर्चा, तो एक तो मैंने खर्चा नहीं दिखाया, तो मेरा 25,000 का बैलेंस वैसे ही ज्यादा दिख रहा है, और ऊपर से मैंने 25,000 इनकम दिखा रखा है, क्योंकि मैंने खर्चा नहीं दिखाया तो मेरा 25,000 का बैलेंस वैसे ही ज्यादा दिख रहा है, और ऊपर से मैंने 25,000 को इनकम दिखाया, तो 50,000 का मिसमैच होगा। तो आंसर मेरा ट्रू है, ठीक है। फिर बोल रहा है डायरेक्ट डेबिट बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली कोई पैसा हमारे अकाउंट से कट कर दिया है ऑन अकाउंट ऑफ एनी पेमेंट एज मे बी इंस्ट्रक्टेड बाय द कस्टमर। मतलब कस्टमर नहीं बोल रखा था ये खर्चा बैंक वाले को कि मेरा ये खर्चा आप पे कर दीजिएगा, तो उन्होंने पे कर दिया। शुड बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत? खर्चा है, हम लोगों ने बैंक वाले को बोला था, ट्रू, कैश बुक के क्रेडिट साइड में तो खर्चा रिकॉर्ड होता है। फिर बोल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 फॉर्मेट। बोल रहा है 2 तरीके से हम लोग बीआरएस बना सकते हैं, एक बैलेंस प्रेजेंटेशन और एक होता है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। मुझे तो प्लस ट्रू হবে। माइनस
ट्रू है, ये तो मैंने सिखाया, एक बैलेंस वाला भी होता है, दो तरीके से होता है। द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक एंड दैट रिलेट्स टू एरर आर दोज मोस्टली मेड बाय द बैंक। बोल रहा है कि जब हम लोग कैश बुक पासबुक का डिफरेंस देखते हैं तो एरर रिलेटेड, ये फॉल्स है। बैंक से गलती बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा गलती हम लोगों से ही होता है, ठीक है, बैंक वालों से गलती बहुत कम होता है। अच्छा, मतलब ऐसा कभी सुने हो बैंक ने गलती से पैसा काट लिया, आज पैसा जो है एक्स्ट्रा दे दिया, ये सब बैंक से नहीं होता है, ये सब कैशियर हम लोगों से हो जाता है, ठीक है, हमारे कैशियर से अकाउंटेंट्स। A check for 80,000 that was discounted from the bank was dishonored and the bank charged 1,600 as the charge on the account of same. While starting with debit balance in cash book, तो हम लोग स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, ठीक है, तो पॉजिटिव साइड का बैलेंस है इन कैश बुक फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बोल रहा है इस गलती को ठीक करने के लिए वी नीड टू डिडक्ट 78,400 टू रिकंसाइल द पासबुक। चेक करते हैं, हम लोग पासबुक के हिसाब से सोचेंगे और देखते हैं क्या सोचना पड़ेगा। बोल रहा है कि हम लोगों ने एक चेक था 80,000 का, वो हम लोगों ने क्या किया था, दैट वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक was dishonored। तो सीधा बात है, हमारा चेक डिसऑनर हुआ है। तो चेक डिसऑनर होने का मतलब ये हो जाता है कि 80,000 हमारे अकाउंट में ऐड नहीं हुआ होगा, है ना। चेक अगर डिसऑनर हो गया है तो बोल रहा है चेक फॉर 80,000 दैट वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक वाज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर हुआ है तो 80,000 हमारे अकाउंट में ऐड होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, तो बैंक बैलेंस 80,000 से कम दिख रहा है। और बैंक ने हमसे 1,600 रुपए इस बात के चार्ज भी काट लिए, हमें नहीं पता, बट बैंक से तो 1,600 डिडक्ट हो गया होगा। तो इसका मतलब हमें कितना माइनस, दोनों ही आइटम माइनस करना पड़ेगा। तो 81,600 हमें माइनस करना चाहिए रिकंसाइल करते वक्त, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्चुअली डिसऑनर होने का मतलब चेक रिटर्न हो गया है ना, तो फिर इतना होना चाहिए। तो इसका मतलब 78,400 बोल रहा है माइनस होना चाहिए, बट हम लोग बोल रहे हैं 81,600 होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सही है, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। देख लो समझ में आए। ठीक है, तब 18 पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक that is allowed or credited by bank is generally recorded in cash book prior to it being recorded by bank। बोल रहा है बैंक ने हमें सेविंग्स अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट दिया है, और बोल रहा है कि जब इस तरीके का इंटरेस्ट बैंक देता है तो पहले कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद पासबुक में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद बैंक रिकॉर्ड करता है। फॉल्स, ऐसा थोड़ी होता है। बैंक ने दिया तो बैंक पहले ऑटोमेटिक कस्टमर के अकाउंट में अपडेट करेगा, फिर हमें पता चलेगा। A regular bank reconciliation discourage the accountant to be involved in any kind of funds embezzlement। मतलब बोल रहा है कि अगर हमेशा BRS हम लोग करते ही रहे बीच बीच में, तो जो कैशियर है, नहीं ये ट्रू होगा, क्यों सुनो, इसका बोल रहा है कि अगर BRS हम लोग रेडी करेंगे हमेशा, तो क्या कैशियर चोरी कर सकता है पैसा? नहीं कर सकेगा, है ना। एम्बेजलमेंट का मतलब इधर उधर कर देना, मतलब थोड़ा बहुत पैसा मतलब निकाल लेना, जिसको सीधा बात चोरी बोल सकते हैं, ठीक है, कि कोई चाहे तो गड़बड़ नहीं कर सकता है। अगर हम लोग बार बार अकाउंट को रिकंसाइल करते रहेंगे ना, तो उसके लिए आसान नहीं होगा गड़बड़ करना, लेकिन साल में एक बार करेंगे तो हो सकता है कर दिया, फिर कुछ इधर उधर कर देगा, ठीक है। लास्ट बोल रहा है timing difference relates the transactions that are recorded in the same period in both cash book and also the bank passbook। तो बोल रहा है कि टाइमिंग डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि वो ट्रांजैक्शन दैट आर रिकॉर्डेड इन द सेम पीरियड इन बोथ कैश बुक एंड आल्सो इन द बैंक पासबुक। এটা ফলস হবে তো। फॉल्स होगा, सेम टाइम में होता तो फिर टाइमिंग डिफरेंस किस बात का, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। अगर कैश बुक जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक बोला है मतलब पॉजिटिव, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक बोला है मतलब पॉजिटिव बैलेंस बोल रहा है। ये अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, तो उसका क्या यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, तो हम लोग पासबुक के हिसाब से सोचेंगे, ऐड होगा, तो यहाँ पर ऐड, तो इसका मतलब आंसर ए हो जाए, ठीक है। फिर बोला है डेबिट बैलेंस इन डिपोजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज। अगर डिपोजिटर के कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ओवरड्रॉन बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस इक्विवेलेंट तो क्या होगा, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का क्या बैलेंस होगा, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब तो पॉजिटिव होता है, तो इसमें से कौन सा पॉजिटिव बैलेंस बता रहे हैं, डेबिट बैलेंस से पॉजिटिव হবে नहीं,
बैंक হবে। में ये कैसे होगा? डेबिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब एक होता है? ना 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 कितना बार समझाया तुम लोग को? बैंक पे जब पैसा डिपॉजिट करोगे बोला कि 1 रुपए का ट्रांजैक्शन करके देखना ऑनलाइन में, क्या हाँ। दिखाता है? तुम लोग इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन तो किए होगे, तो जब पैसा काटा तो क्या दिखाया? मैम योर कैश अकाउंट बुके इज, हाँ बोलो। ম্যাম ক্যাশবুকের ডেবিট ব্যালেন্স মানে পজিটিভ পজিটিভ, ব্যালেন্স থাকলে ওটা ডেবিট ব্যালেন্স, হ্যাঁ। হ্যাঁ আর পাসবুকের দিক থেকে ক্রেডিট থাকলে ওটা পজিটিভ হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ অপশন বি হবে না, এ কি করে অপশন হবে? হবে। ক্রেডিট ব্যালেন্স হবে। হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ তোমরা তো এ বললে না, ভুল হয়েছিল। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर पासबुक, और कभी भी बैलेंस बोलने का मतलब पॉजिटिव होता है, चाहे वो कैश बुक का बोले चाहे वो पासबुक का बोले, ठीक है। तो बैलेंस एज पर पासबुक जो कि मेरा पॉजिटिव बैलेंस, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बोल रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो फिर मुझे कैश बुक के हिसाब से सोचना पड़ेगा, तो मुझे तो नहीं पता होगा, मुझे जब पता चलेगा तब पता चलेगा। तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, मुझे नहीं पता, तो मेरा बैंक बैलेंस जो है कैश बुक में बैंक कॉलम वो तो कम दिख रहा होगा उतने से, तो मुझे भी यहाँ क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्टेड, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। अच्छा, बोल रहा है ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है बोल। ম্যাম বলছি ইন্টারেস্ট অ্যালাউড বাই ব্যাংক মানে ব্যাংক আমাদের ইন্টারেস্ট দিয়েছে। দিয়েছে, আর চার্জড মানে হচ্ছে কেটে নিয়েছে। অ্যালাউ করা মানে আমি তোমাকে বললাম ঠিক আছে আমি তোমাকে এক্সামে অ্যালাউ করছি, মানে বসতে দিচ্ছি, তাহলে হ্যাঁ এইভাবে ম্যাম মনে অ্যালাউ রাখবে। অ্যালাউ আর রিসিপ্ট তো একই। হ্যাঁ, অ্যালাউ আর রিসিপ্ট, ওই যে বললাম এইভাবে মনে রাখবে যে তোমাকে পরীক্ষায় অ্যালাউ করেছে মানে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে, তো সেরকমই ইন্টারেস্ট অ্যালাউ করেছে মানে আমাকে টাকা দিয়েছে। अब देखो, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, तो हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं, मतलब क्या चीज का हेल्प लेते हैं? बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। बोलो, ये तो आसान है। অপশন সি। না ম্যাম ऑप्शन অপশন সি হবে না। सही बोलो, कौन सा? ম্যাম বি হবে। बी। না বি হবে না, বি হবে না। ব্যাংক এতক্ষণ করার পর যদি তোমরা এটা এবিসি আর একটাই পাচ্ছে এ হবে, চলো। আমি তো এটা বুঝতে পারছি না, পুরো চ্যাপ্টারটা যেটার উপর বেশ সেটা কি করে ভুল বলছো তোমরা? তোমরা যখন বিআরএস বানাচ্ছ তখন কি দেখছো? ক্যাশ বুকের কি দেখো? ব্যাংক কলাম। পাসবুকের ব্যাংক কলাম, হ্যাঁ। আর তো ওইটাই তো বলতে হবে, বাকি সব জায়গায় তো ব্যাংক স্টেটমেন্ট লেখা আছে। আচ্ছা, এখানে লেখা নেই ব্যাংক কলাম অফ ক্যাশ বুক, ক্যাশ কলাম অফ ক্যাশ বুক, মানে ক্যাশ বুকেরই ক্যাশ কলাম আর ব্যাংক কলাম দেখে কি রিকনসিলিয়েশন করবে? রিকনসিলিয়েশনটা করার কি হয় কি, আমার পাসবুকে কিছু আলাদা দেখাচ্ছে আমার ক্যাশ বুকে আলাদা দেখাচ্ছে, পাসবুক মানে ব্যাংক স্টেটমেন্টের কথা হচ্ছে, তো ব্যাংক স্টেটমেন্ট মানে যে পাসবুকের পুরো ডিটেলসটা যেটা থাকে। তো সি তো হতেই পারে না, বি, বিও মানে কনফিউশন এটাতে হওয়া উচিতই না। ব্যাংক স্টেটমেন্ট এন্ড ব্যাংক কলাম অফ দ্য ক্যাশ বুক, ক্যাশ বুকের ব্যাংক কলাম দেখি আর पासबुक देखी, पासबुक के बैंक स्टेटमेंट बोले सही तो। फिफ्थ नंबर में बोला है द कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,50,000, तो कैश बुक में क्या दिख रहा है? नेगेटिव बैलेंस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिख रहा है कैश बुक में कितना, अच्छा दे दिया है 1,50,000, बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट चेक ऑफ 10,000, 5,000, 12,500 रेस्पेक्टिवली हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है, ये चेक हम लोगों ने इशू किया है, तो पासबुक में ये सारे बैलेंस ऐड दिख रहे होंगे। जब प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं है तो अकाउंट से पैसा कटा नहीं है। एंड द चेक ऑफ 4,000 पेड इनटू अकाउंट हैड नॉट बीन क्लियर्ड, और 4,000 का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो 4,000 से माइनस दिख रहा होता है। बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिख रहा होगा? तो 10,000, 5,000, 12,500 ऐड होगा, तो ऐड साइड में लिखिए। 57,500 माइनस 4,500। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 10 और 5 15, 15 और ये 12 माने 27,500 500। ये लिख दिया, और ये नेगेटिव साइड में 4,000 लिख दिया। अब ये दोनों 27,500 और इधर हो जाएगा 1,54,000। अब नेट करो पता चले, 1,26,500 तो 1,26,500, और 500। ये कौन सा बैलेंस आएगा? नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये आ जाएगा मेरा पासबुक के हिसाब हाँ, से ये हो जाएगा मेरा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। उतना तो बोलने बोला भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। 1,26,500 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है।
5 6th number. When drawing up a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per bank statement, मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव, ठीक है। अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, द अनप्रेजेंटेड चेक क्या होगा, तो कैश बुक में अनप्रेजेंटेड चेक मतलब जिसको चेक दिया था वो लेके घर पे बैठा, बैंक तक नहीं गया, तो क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों ने तो अपने कैशियर को चेक देते वक्त ही बोल दिया होगा कि भाई एंट्री करो, इस पर्सन को चेक दे। ये डिडक्टेड है तो मुझे भी यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन इसका आंसर है ए, उसका रीजन बताते हैं, लास्ट में बताते चलो, ये तो फालतू का कंफ्यूजन होगा। सही बोला है हम लोगों ने, बट वो मेथड की वजह से ए या बी हो रहा है, हम बता देते हैं। चलो 7 8 कर लेते, फिर वो बताते लास्ट। अब बोल रहा है व्हेन ड्रॉइंग्स ऑफ ए बीआरएस इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का मतलब मेरा नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव। द फॉलोइंग आर एडेड, क्या क्या ऐड हो सकता है, तो चलो कैश बुक के हिसाब से सोचेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, हम लोगों ने चेक इशू किया तो ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है बी आर कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक ने बी आर कलेक्ट किया मतलब बिल्स रिसीवेबल कलेक्ट किया, बट हमें तो नहीं पता, तो हमारा बैलेंस माइनस दिख रहा होगा कैश बुक में। ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक, तो बोल रहा है कि कैश बुक का जो है डेबिट साइड मतलब जो रिसिप्ट साइड है वो हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया है, तो वो अगर हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया है तो ये यहाँ पर हमारा बैलेंस ज्यादा प्लस दिख रहा होगा, ठीक है। हमें पूछा है कि कौन सा ऐड होगा, तो बोलो कौन सा ऐड हुआ, 3 वाला। only D, হ্যাঁ মানে D টা হবে only 3। এ বি সি তিনটে অপশন দিয়েছে, এক মিনিট, এখানে তো আমার কোনো অপশনের সাথে ম্যাচ হলো না, তো 7 এর आंसर বি হচ্ছে, only 1 and 2। ओ अच्छा सुनो, हाँ ये भी उसी पे बेस्ड है, बताते हैं। देखो एक्चुअली ये बोल रहा है फॉलोइंग आर एडेड, मतलब कौन सा इस बैलेंस के साथ ऐड होगा। अब देखो जब हम ये चीज को लिखेंगे, जैसे ये 1 वाला लिखेंगे तो हम किधर पुट करेंगे, प्लस साइड में कि माइनस साइड में, माइनस साइड में, है ना। जब हम ये यहाँ पर लैंग्वेज करके लिखेंगे तो ये डेटा किधर पुट करेंगे, इधर, ये डेटा किधर पुट करेंगे, इधर, ठीक है। और ये प्लस किधर पुट करेंगे, प्लस के नीचे। तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला है कि अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो मेरा इस बैलेंस के साथ कौन सा ट्रांजैक्शंस ऐड होगा, मतलब जिधर लिखेंगे उधर ही ना ऐड होगा, तो कौन कौन सा ट्रांजैक्शन ऐड होगा, मतलब इसके साथ क्या क्या जुड़ेगा, इसका मतलब ये मैम 1 and 2। 2। तो यहाँ लैंग्वेज वो है, वो 6th वाले में भी वैसा ही था, तो मुझे लगा कि बाद में बता देंगे, चलो 7th भी वैसा ही आ गया, तो ये समझ में आया। तो बोल रहा है कि उसके साथ क्या ऐड होगा, ठीक है। ये नहीं पूछा है कि क्या ऐड लेस होगा, उस बैलेंस के साथ क्या ऐड होगा, तो फिर उस बैलेंस के साथ ये ऐड होगा। तो ये 6th वाला भी वही था, तो देखो 6th वाला तुम लोग फिर से देखो समझ जाओगे। तो जब ये आ ही गया तो ये भी बता देते फिर से एक बार। 6th वाले का आंसर एडिट क्यों होगा, बोल रहा है कि जब हम लोग बीआरएस बना रहे, इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बैंक स्टेटमेंट का मतलब, तो ये हमारे माइनस साइड में बैलेंस लिखा हुआ होगा, ठीक है। चेक अनप्रेजेंटेड, तो फिर इसका मतलब कैश बुक में तो मेरा माइनस दिख रहा है, तो ये माइनस वाले कॉलम में चला जाएगा। तो बोल रहा है कि इस बैलेंस के साथ ये बैलेंस क्या हुआ, ऐड हुआ कि डिडक्ट हुआ, मतलब इसके साथ ये क्या हम लोग माइनस कर रहे हैं, या ये दोनों, क्योंकि ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो दोनों क्या होगा, शुड बी ऐड एडिड, इस हिसाब से बोला है, तो शुड बी एडिड, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोला है एज पर बैंक स्टेटमेंट द अनप्रेजेंटेड चेक शुड बी एडिड, इस तरीके से आंसर हमें इस तरीके से देना है। तो ये 6th और 7th का लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से हमें चलना है। फिर 8th नंबर में बोला है ये बैंक एक्चुअली वो जो है अगर बैलेंस मेथड करके करोगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, लेकिन कोई भी एक मेथड से ही तो सीख सकते हैं ना, तो मैंने प्लस माइनस मेथड सीखा है, बट एक ही बात है वो पढ़ने से समझ में आएगा कि क्या करने को। The bank reconciliation statement is mainly prepared to, हम लोग बैंक reconciliation statement mainly क्यों prepare करते हैं, reconcile the cash book of the cash book, sorry cash balance of the cash book, क्या ये सही है, पहले ये बोल, B হবে, ये वाला এটা ভুল B হবে। हाँ ये तो होगा नहीं, हाँ बी होगा। reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book का बैंक बैलेंस एंड बैंक का
बैंक Passbook। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जो भी बोलो, तो अगर ए गलत है तो बोथ ए एंड बी तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर बी होगा। वैसे ही पढ़ के पता चल रहा है कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो BRS हम लोग का हो गया है कंप्लीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई चैप्टर करेंगे, और आज अगर हम एक मैथ क्लास देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, मेरा थोड़ा सर्दी हुआ, देखते हैं दे देंगे, प्रॉब्लम नहीं हो रहा उतना। अगर हम देंगे ना तो हम थोड़ी देर बाद अपडेट करेंगे, तुम लोग थोड़ा देखना, फिर हम लोग इवनिंग में जो है एक्स्ट्रा मैथ क्लास जो है वो करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय।